अलविदा अन्ना डॉक्टर सूर्यबाला के विदेश प्रवासों की एक अनूठी सौगात है। इन संस्मरणों में सूर्यबाला जी ने वाह्य स्थानों से कहीं ज़्यादा अंतः प्रदेशों की यात्राएं की हैं। संस्मरण का मूल शीर्षक है अलविदा अन्ना और इसी नाम से वो अति प्रसिद्ध भी है। लेकिन मूल शीर्षक अलविदा अन्ना को यहाँ बदल के दादी की अन्ना कर दिया है। संस्मरण मूल रूप में ही है, जो कि बहुत दिलचस्प और मार्मिक है। विदेश में जन्मी तथा बड़ी होती नन्ही अन्ना के बाल मन की खानाबदोश यात्राएं। एक तरफ हर बात को तर्क के तराजू पर तौलती हठीली अन्ना, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कारों की मंजूषा से अन्ना को मालामाल करने की मंशा वाली अति उत्साही दादी। दोनों अपनी अपनी युक्तियां तलाशते होते हैं और इन्हीं युक्तियों के बीच से क्रमशः मोहबंधों का वो सेतु निर्मित हो जाता है जिसके नीचे से पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों की युग्म धारा एक साथ प्रवाहमान होने लगती है। विचार, संवेदना और खिलंदड़ेपन से लबरेज ये स्मृति कथा अन्ना के माध्यम से विदेशों में ग्लोबल घालमेलों के बीच पल रहे भारतीय बच्चों के मन की अबूझ गहराइयों तक ले जाती है। प्रस्तुत है डॉक्टर सूर्यबाला जी का अनूठा संस्मरण दादी की अन्ना, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। एयरपोर्ट पर बाहर निकलते ही बर्फीली हवाओं ने धावा बोल दिया। 18 घंटे प्लेन की यात्रा के बाद ठिठुरते हुए हम अपने तुड़े मुड़े घुटने सीधे कर ही रहे थे कि बेटा भागता हुआ पहुंचा, हमारे गले लगा और अपने साथ लाए जैकेटों दास्तानों से हमें जल्दी जल्दी ढांप ढूंप सूटकेसों सहित कार में जमा कर अपनी मैरून माजदा हाँक दी। सिर्फ कुछ कदम चल कार तक आने में ही बर्फ के छर्रे सी उड़ाती ठंड ने हाथ पैर वापस अकड़ा दिए थे। खैर, कार का हीटर चला, हमारे होश हवास लौटे तो खिड़की में बंद शीशों के मार्फत इस शहर से एक बार फिर दुआ सलाम शुरू हुई। कम से कम शहर इस बार शहर तो लग रहा था, पिछली कई दफ़ा की तरह बर्फ़ का पुलिंदा नहीं। बेटे ने बताया, असल में बर्फ़ गिरी भी खूब, पिघली भी खूब, फिर भी इन दोनों डाउनटाउन मतलब मुख्य शहर की अपेक्षा अपने कस्बे में ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। सो तो दिखी ही, आधे शहर तक सूत की माला सी बिखरी बर्फ़ बिलरिका मतलब कस्बे पहुंचने तक बेटे के घर का लॉन पूरी तरह ढांप चुकी थी। अंदर दाखिल होने के साथ ही हमारी सबसे ज़्यादा उतावली 4.5 साल की अन्ना को लेकर थी, जो अभी स्कूल से किसी भी क्षण लौटने वाली थी। ठीक कितने बजे आती है अन्ना? हमारा साझा सवाल था। बस टाइम हो गया है, स्कूल की एक टीचर मिस मेरी उसे यहाँ छोड़ती हुई अपने घर चली जाती हैं। अनायास मैंने चोर नज़रों से भापा, माहौल में कुछ सकपकाहट सी है। जैसे जैसे हमारी उतावली बढ़ रही थी और अन्ना के आने की घड़ी पास आती जा रही थी, बेटे बहू के चेहरे की रंगत थोड़ी उतरती सी महसूस हो रही थी। खुद हम ही क्या कम सहमे हुए थे, अंदर अंदर सभी जैसे किसी रोमांचक घटित की प्रतीक्षा में हों। असल में अन्ना के मिजाज हाजिर जवाबी और सामने वाले के नाक कान काट कर हाथ में धर देने वाली कारस्तानियों के इतने किस्से पिछले दिनों हिंदुस्तान पहुंच चुके थे कि हम तेरा क्या होगा कालिया किस्म की आशंकाओं के बीच डूब उतरा रहे थे। लो आ गई कार, मैं ड्राइववे से उसे लेकर आता हूँ। हमारे उत्साहपूर्वक उठने के उपक्रम को ठंडा करता बेटा जल्दी से निकल गया और वो घड़ी आ गई। दरवाज़ा भड़ाक से खुला और साक्षात बैंडिट क्वीन बनी अन्ना बर्फानी झोंकों के साथ बेतहाशा भागती हुई अंदर दाखिल हो गई। सिर से पैर तक रंगीन फुल्लों वाली स्नो कैप, दबीज दास्तानों और जैकेट से लैस पूरी एस्किमो बनी हुई। पीछे पीछे लंच बॉक्स और बैग पकड़े आज्ञाकारी अनुचर सा पिता। अन्ना ने एक उड़ती सी नज़र सामने सोफे पर बैठे हम नाचीज़ों पर डाली। हमारे आने की भनक तो उसे थी ही, फिर फुर्ती से जानबूझकर हमारी अनदेखी करती अपना जैकेट इस तरह उतारने लगी जैसे वो बेहद व्यस्त है और हमारा अस्तित्व उसके लिए कोई खास मतलब नहीं रखता। बेटे ने गला साफ कर सावधान मृदु आवाज़ में कहा, अन्ना देखो दादा दादी आए हैं, पैर छुओ। जवाब में अब तक ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर बैठ गई अन्ना ने अपने दाहिने पैर का जूता बेपरवाही से झटकारा और बिना हमारी तरफ देखे दूसरे पैर का जूता निकालने लगी। बेटे को ये बेअदबी खली। अन्ना, नमस्ते करते हैं ना दादा दादी को?
अन्ना एक सख्त हुम के साथ पिता की अनसुनी करती अब जैकेट उतार रही थी। माँ ने पिता की बेचारगी महसूस की, आगे आई। अन्ना, तुम कितना तो पूछती थी दादा दादी को, और अब पास भी नहीं जा रही हो। जाओ बेटे। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अन्ना के माता पिता बीच धार में डूब रहे हैं। तत्क्षण त्वरित निर्णय लोए मैं उठ खड़ी हुई। कोई बात नहीं, दादी खुद आई जाती है ना अन्ना के पास। और एक तरह से जान हथेली पर लिए मैं आगे बढ़ी, पास पहुंची और उसके माथे पर बेहद आहिस्ता से एक सावधान चुंबन रख दिया। जबरदस्त सस्पेंस के बीच अन्ना द्वारा उस चुंबन को बर्दाश्त कर लिया जाना जैसे उस क्षण का महान घटित था। सबने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अब चेहरे पर आई नरमी और मुस्कान को बड़ी कुशलता से दबाती वो दबंग आवाज़ में घोषणा कर रही थी कि कपड़े बदलकर वो रोज की तरह अपनी मनपसंद कार्टून स्ट्रिप क्लिफर्ड, जो एक पिल्ले की नटखट कारस्तानियाँ हैं, देखना पसंद करेगी। अविलंब वो चैनल लगा दिया जाए और इसके साथ ही गुरूर से भरी हमें दिखा दिखाकर अपने जूते, जैकेट, दास्ताने उठाए उन्हें क्लॉजेट में रखने जाने लगी। मैंने जैकेट थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने और ज़ोर से दाब ली, इठलाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। बेशक मेरी आंखों में आए प्रशंसा भाव से वो संतुष्ट लगी। मदद नहीं लेनी है किसी से, मदद लेना सबसे निकृष्ट आदत है। हेल्प कीजिए, हेल्प लीजिए नहीं। स्कूल और बड़ों द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास सहेजने का सबसे कारगर तरीका। बेटा हंसता है, बच्चों को दी जाने वाली इस ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा भला बड़ों का ही होता है ना, सबसे ज़्यादा टीचरों, अभिभावकों का ही। इस महादेश की चरम यांत्रिक दिनचर्या में समय का ही तो सबसे बड़ा अकाल है। तभी तो प्ले स्कूलों तक में छोटे से छोटे बच्चों को स्वयं जैकेट उतारते, रखते, मेज़ साफ करते, प्लेटें धोते तथा पॉटी जाने पर बम क्लीन करते भी देखा जा सकता है। मेरा ध्यान पूरी तरह इस पर था कि स्कूल से भूखी प्यासी आई बच्ची को कुछ खिलाया पिलाया कब जाएगा। उससे कोई पूछ ही नहीं रहा। वो भले हमारी अनदेखी करे, हम तो नहीं कर सकते ना। बड़ों की दुनिया में उसकी माकूल उपस्थिति सही तरीके से महसूस ही जानी चाहिए। शायद हमारी अधीरता से तंग आकर हमें बताया गया कि जब उसे खाना होगा वो स्वयं मांग लेगी, आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अंदर उधेड़ बुनों का एक जुलूस सा चल रहा था। ना हम खिलाएं पिलाएं, ना नहलाएं धुलाएंगे और ना कपड़े पहनाएंगे तो उसे दुलारेंगे कैसे और कब? इन्हीं सारे क्रियाकलापों के बीच तो लाड़ दुलार की अनवरत किस्तें चलती रहती हैं। बहरहाल हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक और ग्लैमरस शहर मुंबई से गए हम तथा कथित मॉडर्न पति पत्नी सकपकाए हतबुद्धि से बैठे थे, काफ़ी कुछ चालू फिल्मों के उन पिछड़े गंवार माँ बापों की तरह जो बड़े आस उल्लास से मुरादों भरी पुटलियाँ बांधे अपनी शहरी हो गई औलादों के पास आते हैं, लेकिन आने के बाद क्रमशः मोह भंगों की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने खारिज हो गए होने के एहसास के साथ जल्दी ही वापस चले जाते हैं। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था हमारी स्थिति में, और यहाँ 1-2 दिन नहीं पूरे 4 महीने बिताने थे। ओफ, मुड़े तुड़े घुटनों ने लैंडिंग भी की तो कहाँ। पानी की न सही बर्फीली सतह की इस छोटी सी मगरी से वैर करके हम कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे इस घर में जहाँ एक छत्र इसकी तानाशाही का आधिपत्य है? माता पिता तो रोज़ सुबह कॉफ़ी के मगों और नाश्तेदानों के साथ अपने अपने अस्पताल और ऑफिस रवाना हो जाएंगे, तो हमें इस तरह सुबह से शाम तक अन्ना की 3.5 महीने लंबी छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए बुलाया गया है। अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आई, भिड़ंत टक्कर, और हमने मन ही मन मार कर ही सही परिस्थितियों से भिड़ने के लिए कमर कस ली। हिम्मते मर्दा मददे खुदा जैसी सारी कहावतें और नसीहतें दोहरा डालीं और अंत में उपाय निकाला, क्यों ना इसके साथ दोस्ती गांठने की कोशिश की जाए। जैसे क्यों ना उसके साथ बैठकर कार्टून देखने की पेशकश की जाए। साथ बैठेंगे तो शायद नरम पड़े। वैसे भी सिर्फ आधे पौन घंटे ही तो देखनी है, क्योंकि हठी चाहे जितनी हो माता पिता से मिले निर्दोषों का पालन पूरी तत्परता से करती है। अगले दिन हम उसके साथ बैठ गए। बैठने से पहले भूमिका बनाई कि क्लिफर्ड डॉगी वाला कार्टून तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, अन्ना चाहे तो हम भी उसके साथ बैठकर देखना चाहेंगे। उसने गंभीरता से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी, जैसे कोई नामी सर्जन अपने साथ ऑपरेशन में शिरकत करने के लिए किसी जूनियर डॉक्टर को सहमति दे रहा हो।
हमारी बातें भी संभाल संभाल कर आधी इंग्लिश आधी हिंदी में हो रही थीं। इंग्लिश इसलिए कि भाई हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, मतलब अंग्रेजी की, और हिंदी इसलिए कि बेटे का सख्त निर्देश है कि अन्ना से हिंदी में ही बातचीत की जाए। कार्टून देखने के दौरान जब एक बार क्लिफर्ड मतलब कुत्ता गिर गया तो हम पति पत्नी बरबस हंस पड़े, लेकिन अगले पल सन्न रह गए। लड़की तत्क्षण यूं पलटी जैसे हम कुछ नागवार कर गुजरे हों। फिर हमें सीधी आंखों देखते हुए बोली, दैट्स नॉट फनी, और वापस कार्टून देखने लगी। हम पति पत्नी कटकर रह गए। शर्म और झेप से पानी पानी, कुछ कहने को सूझा ही नहीं। चुप लगा जाने के सिवा कोई चारा न था। हमने पूर्ववत सहजता का अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ठीक उसी तरह वापस कार्टून देखने लगे। थोड़ी देर और बीती। इस बार क्लिफर्ड के साथ खेलते बच्चों ने एक ने दूसरे को छकाया। हंसी फिर छूट गई, सकपकाए भी। लड़की सचमुच फिर खींची और अपनी नन्ही हथेलियों से सोफे पर सख्ती से थप्पा मारते हुए बिफरी, हे गाइस, दैट्स नॉट फनी। हम अपमानित अवहेलित थे, साफ साफ। हमारे अति शिष्ट संभ्रांत कुटुंब में पले सदाचारी बेटे की ये उद्दंड लड़की शिष्टता की सारी सीमाएं पार कर रही थी और हमारे मुंह सिले हुए थे। बेटे बहू से शिकायत करना भी कितना अशोभनीय होता। और फिर क्या वे जानते नहीं, अन्ना एक दिन में तो इतनी अशिष्ट हुई नहीं होगी। सचमुच माता पिता तक ताज़ा समाचार पहुंचा। कुछ वे स्वयं भी भाप समझ रहे थे। हमारी असहजता उन्हें भी उद्विग्न कर रही थी। माँ ने नरमी शक्ति के बीच की अनुशासित मुद्रा अपनाई और समझाने की कोशिश की। अन्ना, दादा दादी से इस तरह नहीं बोलते, यू शुड बिहेव योर सेल्फ। आश्चर्य, बगैर जरा भी डरे सहमे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के से निर्भीक लेकिन आवेग रहित भाव से वो बोली, लेकिन दादा दादी को भी पुअर क्लिफर्ड के लुढ़कने पर हंसना नहीं चाहिए था। मैं उन्हें सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही थी। माँ ने फिर समझाने की कोशिश की, एक्चुअली बड़े लोगों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ओके? लेकिन बड़े लोगों को भी पुअर डॉगीज और बच्चों पर नहीं हंसना चाहिए ना। एक बार ये लोग मेरी और हैली अन्ना की अमेरिकन सहेली है के बीच हो रही बात पर भी हंस रहे थे। सचमुच हैली को लेकर जिस तरह अमेरिकन लहजे में वो बात कर रही थी, उसके हाव भाव पर हमें एक आध बार हंसी अवश्य आई थी। संवाद जैसे माँ और नन्ही बीच के नहीं, बल्कि दो समवयस्कों के बीच गंभीर विमर्श की तरह चल रहे थे। अन्ना के शब्दों में किसी तरह का अपराध बोध, डर या सहमियत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक गलत चीज़ को दुरुस्त करने का पुख्ता तर्क था। माँ से ज़्यादा आत्मविश्वास भी। थोड़ी दूर पर बैठे हुए न सुनने का अभिनय करते हुए भी हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ था। जिस इत्मीनान से वो अपनी बात पर डटी थी, उससे उसे गलत साबित करने की कोई सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। पिछली पीढ़ी के हिंदुस्तानी बच्चों की तरह माँ बाप दादा दादी जैसे ओहदों का बल पूरी तरह निस्तेज हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण अन्ना वही कर रही थी जो उसे बताया और सिखाया गया था, अर्थात किसी की असहायता निरीहता पर हंसना शिष्टाचार के विरुद्ध है। हर बात बेबात पर हंसते रहना भी बेतुकी बात है। दूसरे, छोटे होने का अर्थ कम अक्ल और नादान होना नहीं है। तुम्हें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तुम्हारे प्रति किसी का भी व्यवहार असम्मानजनक नहीं होना चाहिए, चाहे वे तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हों। तुम्हें उसके प्रतिरोध का पूरा अधिकार है। शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं, तुम्हें चिढ़ाने, तुम पर हंसने और मानसिक उत्पीड़न जैसी क्रियाएं भी आपत्तिजनक एवं तुम्हारे अपमान की प्रतीक हैं। डराने धमकाने या मारने पीटने का तो सवाल ही नहीं। माता पिता भी अगर कुछ ऐसा वैसा कहते हैं तो बेखटके 911 पर फ़ोन कर तुम बच्चे भी पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा और मदद का अनुरोध कर सकते हो। फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस माता पिता से पूछताछ करने पहुंच जाएगी। अर्थात बच्चे के सबसे बड़े हितैषी इस महादेश की सरकार और प्रशासन है, जो बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें हमारी पढ़ी सुनी नहीं थीं, लेकिन यहाँ दिखते उसके व्यवहारिक पक्ष पर हम हतप्रभ थे। संस्कृतियों के टकराव की ये विस्फोटक परिणति थी, एटिकेटों के क्लैश की भी। हम अन्ना को ये समझा ही नहीं सकते थे कि हमारी हंसी उपहासी और इंसल्टिंग नहीं है। ये हमारी मुक्त उन्मुक्त प्रकृति और जुड़ावों भरी संस्कृति की प्रतीक है। बस हमारे यहाँ गुरुजनों
और बड़ों के दिए जाने वाले आदर मान वाले संस्कार और शिष्टाचार वाली बात भी उसके बालमन में कैसे बिठाई जाए, जहाँ एक धुआंत भिन्न संस्कृत के तर्क और विश्लेषण पहले से कुंडली मारकर बैठे हैं। जन्म देने वाले माता पिता और उनके बच्चों के संबंधों के बीच भी दखल देने वाली सरकार के हस्तक्षेप वाली बात जब किसी तरह मेरे गले से नहीं उतरती, तब मुझे समझाने की कोशिश की जाती है कि खून के रिश्ते बिखर छितर से गए हैं इस समाज में। परिवार के नाम पर रिश्तों का एक खंडित विखंडित और बेहद जटिल सा कोलाज नज़र आता है हमें। किसी परिवार में सिंगल मदर या सिंगल फादर मतलब तलाकशुदा या अविवाहित तो फिर भी गनीमत है, लेकिन यहाँ तो कहीं माँ दूसरी है तो कहीं पिता तीसरा, कहीं हाफ ब्रदर साथ रह रहा है, कहीं हाफ सिस्टर। प्रायः बच्चे खुद के भाई बहनों में कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास है या एक भाई पिता के पास और बहन उस माँ के साथ है जो दूसरे पिता के साथ रह रही है। ऐसे खून के रिश्तों के जुड़ाव और निर्वाह की बात सोची भी कैसे जा सकती है। इन उलझे पारिवारिक समीकरणों के बीच संगत बिठाते बच्चों के लिए स्वाभाविक रिश्तों और परवरिश की उम्मीद सपना भरी ही होती है। वे औपचारिक रिश्तों के बीच पलते पुसते हुए अलगाव, असुरक्षा, डिप्रेशन जैसी कितनी ही मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों के शिकार होते रहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे अभिभावकों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होता ही होगा। तब जड़ों से उखड़े इन कृत्रिम संबंधों के बीच से उपजी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस प्रशासन की भूमिका अनिवार्य करनी पड़ती है। यूं भी अमेरिकी समाज के लिए नई पीढ़ी में बैठती असुरक्षा, अविश्वास और डीप डिप्रेशन से निपटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ओह, तो इसीलिए भारतीय माता पिता पूर्व और पश्चिम के बीच तालमेल बिठाने में एड़ी से चोटी तक लथपथ हैं। उनके बच्चे भी तो उन्हीं स्कूलों में जाते हैं। तोतले अनुभवों का आदान प्रदान भी होता ही रहता होगा आपस में। लेकिन हमें फिलहाल अभी सिर्फ अन्ना से मतलब था। हम इतनी आसानी से अपने अधिकार छोड़ने और घुटने टेकने को तैयार नहीं थे, कुछ अपनी आदतों से भी मजबूर। लाख रोकते न रोकते थोड़ी बहुत सीखें नसीहतें अन्ना को दे ही डालती। शायद दूसरे या तीसरे सप्ताह की बात है। मैं उसे माता पिता की अनुपस्थित में दूध सीरियल अर्थात दलिया खाने का सही तरीका बता रही थी कि उसने बेहद ठंडे और दो टूक लहजे में मुझे बड़े इत्मीनान से समझाया। यू आर नॉट सपोज टू टीच मी एनीथिंग, ओनली टीचर कैन टीच मी। साथ ही मेरी सकपकाई मुद्रा को लक्ष्य कर अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए बोली, इन द स्कूल टीचर, इन द हाउस पेरेंट्स, ओनली दे कैन टीच, यू आर नॉट माई टीचर। और पेरेंट्स होने का तो सवाल ही नहीं। ये मैं उसके बिना कहे ही समझ गई। मैं सही मायने में औंधे गिरी थी, लेकिन जैसे ईश्वरीय प्रेरणा से ही अगले क्षण धूल झाड़कर उठ खड़ी हुई और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैंने अपने आप को उससे कहते पाया, बेटा अन्ना, आई एम योर ग्रैंड मदर। मैंने तुम्हारे पापा को भी टीच किया है जब वे तुम्हारे जितने थे। शायद तुम्हें यह बात बाद में बताई जाएगी कि स्कूल में टीचर और घर में मम्मी पापा के साथ नाना नानी और दादा दादी भी बच्चों को टीच कर सकते हैं। आश्चर्य! मेरी आशा के विपरीत उसके चेहरे पर एक सर्वथा नई बात जानने का संतोष दिखा। मेरी बातों की रीजनिंग से भी वो प्रभावित लगी, सबसे ज़्यादा इस सत्य के उद्घाटन से कि उसे टीच कर सकने वाले पिता को भी मैंने ही छुटपन में सिखाया बताया। और सबसे बड़ी बात, शायद मेरे इस तर्क का प्रत्युत्तर भी उसके पास नहीं था। अतः बहस ना करते हुए उसने बड़ी समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके। फिर सहसा जैसे कुछ याद आ जाए वो पूछ बैठी, इसका मतलब यू नो एवरीथिंग, आपको सब आता है? अपनी कामयाबी पर संतुष्ट मैंने तुरंत हामी भर दी, जबकि उसका प्रश्न इससे ज़्यादा अर्थपूर्ण था। पिछले दिनों में ही कई दरवाजे की बेल और सेफ्टी अलार्म से लेकर रसोई बाथरूम तक के सारे उपकरणों की जानकारी बेटे बहू से लेते हुए उसने मुझे देखा था। लेकिन चूंकि मेरी यस वजनदार लगी थी, उसने दोबारा ओके कहकर बात वहीं समाप्त कर दी। शायद एक कारण और भी था। मेरी टोका टाकी से आजिज आने के बावजूद उसका बाल मन अपने प्रति हमारे भरपूर लाड़ प्यार की अनुभूति तो कर ही रहा था। वो निश्चित रूप से आश्वस्त भी हुई थी। अगली दोपहर नहा धो बालों में अपनी पसंद की क्लिपें लगवाकर वो मेरे पास आई। मेरे द्वारा क्लिप पर बने फूल की प्रशंसा सुन उसका नाम जानने के लिए वो कंप्यूटर वाले कमरे में दौड़ गई, क्योंकि यही फूल उसकी मनपसंद डोरा कार्टून में भी है। चूँकि
कंप्यूटर का स्विच उसके कद से ज़्यादा ऊंचा था, अतः उसने बड़े अधिकार से दादी को बुलाया और कंप्यूटर पर लगे 2-3 स्विचों को क्रम से ऑन करने का अनुरोध करने लगी। नया देश, नई जगह और तमाम सारी स्विचें। मुझे हिचकते देख अन्ना अपनी नन्ही उंगलियों से ये वाली नहीं, वो वाली का इशारा करती मुझे समझाने की कोशिश करती रही। हर कोशिश के बाद उसकी बढ़ती बेसब्री देख मैंने हथियार डालते हुए कहा, ठहरो बेटे, मैं तुम्हारे दादा को बुलाए लेती हूँ। मेरा कहना था कि बगैर एक पल भी चूके जैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाती बड़ी समझदारी से अन्ना बोली, आई नो यू डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, और बिना एक पल भी नष्ट किए दादा को बुलाने दौड़ पड़ी। लेकिन ऐसा कहते हुए न उसके स्वर में उपहास था, न चिढ़ाने या मजा लेने जैसा भाव, सिर्फ अपने लगाए अनुमान के सही निकलने का संतोष, जैसे मेरी अज्ञानता को लेकर मैं और अन्ना अब एक मत हों बस। अब वो अपनी चमकती बिल्लौरी आंखें कंप्यूटर पर टिकाए बड़े मनोयोग से डोरा देख रही थी और मैं दोबारा स्तब्ध कोशिश करके जमाई गई अपनी साख की अन्ना द्वारा उड़ा दी गई धज्जियां बटोर रही थी। कितने यत्न से जोड़ तोड़ कर अपने आप को उसके सामने खड़ा किया था और वो अपने कुल एक वाक्य के झटके से मुझे धकियाती निकल गई थी। मैं अपनी नज़रों में प्रकृतस्थ होने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो उसी तरह निर्द्वंद निर्विकार थी जैसे बड़े लोग बच्चों को किसी सच्चाई या वस्तु स्थिति से अवगत करा अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा अक्सर होता। दिन भर की गतिविधियां और हमारी आपसी संवादों के बीच उसका आत्मविश्वास और तर्क उम्र की तुलना में कहीं ज़्यादा ठहरता, जबकि मेरा ज्ञान और समझदारी अधूरी और बचकानी साबित हो जाती। अपने लंबे काले बालों की गुथी मुथी दोनों चोटियां फटकारती अपने संचित ज्ञान के भंडार से अनजाने वो मुझे समृद्ध कर जाती। दादी, आपको पता है अरूरा किसका नाम है? और मुझे बगले झांकते देखकर बताती, स्लीपिंग ब्यूटी का निकनेम है अरूरा, और अरूरा का मतलब होता है मॉर्निंग रेज। सुनकर मैं चमत्कृत हो अतिरिक्त गुमान से भर जाती, लेकिन अगली शाम खाना खाते हुए आपसी बातचीत में हमारी आवाज़ें थोड़ी तेज हुई नहीं कि कुछ ही दूर सीढ़ियों पर बैठी नल दमयंती की कहानी के चित्र देखते देखते, अभी पढ़ना कहाँ आता है उसे, वो सहज भाव से बेधड़क टोक देती, हे गाइज, यू आर टॉकिंग लाउडली, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। अर्थात आप लोग ज़्यादा ज़ोर से बातें कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तब कानों की लहरें लहक उठती। माता पिता चुप। फिर से गाइज। कोई स्पष्टीकरण देने के बदले चुपचाप सॉरी कहकर आवाज़ धीमी कर ली जाती है, क्योंकि ध्वन्यार्थ तो यही है कि बड़ा हो या छोटा, हर किसी के स्पेस और सुविधा का ध्यान दूसरों को रखना चाहिए। तर्क उसी के पक्ष में जा रहा था। बड़ों ने ही शोर मचाते बच्चों को सिखाया है कि हम में से हर एक को आसपास बैठे लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अब अपनी स्पेस और सुविधाओं पर सिर्फ बड़ों का ही एकाधिकार हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे मौके पर अपनी भारतीय संस्कृति पर बेचारगी के फिट ना आते हों, ये कैसे संभव था? लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मेरे अंदर की प्रयोगशाला अन्ना को लेकर लगातार एक के बाद एक प्रयोग किए जा रही थी। जैसे एक दिन इसी तरह किसी बात पर हमें हंसते देखकर जब उसने टोका, तो उस समय सॉरी कहने के थोड़ी देर बाद उसके कमरे में खिलौनों के साथ खेलते हुए मैंने उससे इंग्लिश में कहा, अन्ना, एक बात जानती हो, जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं ना, तो बहुत प्रेटी दिखते हैं। और एक कहावत भी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, अर्थात हंसने से हम और ज़्यादा हेल्दी बनते हैं एंड वी फील नाइस। उसने कौतूहल से मेरी ओर देखा तो मैंने कबर्ड पर लगे शीशे की ओर उसका चेहरा घुमाते हुए कहा, तुम खुद स्माइल करके देख लो, तुम कितनी प्रेटी लगती हो, तब तुम्हें दादी की बात पर विश्वास आ जाएगा। अपनी चुलबुली आंखें शीशे की ओर उठाते हुए वो सचमुच शर्माते हुए मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, बताओ, अच्छी लग रही हो ना तुम? यस, वो दोबारा सिर हिलाकर मुस्कुराई, स्लीपिंग ब्यूटी, और कर्ण ऋषि के आश्रम वाली शकुंतला की तरह। स्त्री शोभा और सौंदर्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान अपने नाम दर्ज कराती वो अपने अधबने जू अर्थात चिड़ियाघर को पूरा करने भाग गई। लेकिन अपना स्माइली चेहरा उसे सचमुच भा गया था। इसलिए दूसरे दिन स्कूल से लौटते ही मुझे बताया गया, दादी, आई टोल्ड माई टीचर मिस लिजा, व्हेन वी स्माइल वी लुक प्रेटी एंड व्हेन वी लाफ वी फील नाइस एंड गेट हेल्दियर। अर्थात जब हम मुस्कुराते हैं तो बहुत प्रेटी लगते हैं, और जब हम हंसते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं और ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। मिस लिजा सेड, यस।
फिर यही बात मम्मी पापा को भी बताई गई और अगले 1-2 दिनों तक जब भी उसकी नाक पर गुस्सा चढ़ने वाला होता, स्माइल करने और प्रिटी दिखने वाला फार्मूला काम दे जाता। नकचढ़ी मुद्रा शर्मीली मुस्कान में विलीन हो जाती। इस कामयाबी ने मुझे तिनके का सहारा दिया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। हिम्मत बढ़ी और उस देश, उस घर में अपनी स्थिति ज़्यादा निरापद, ज़्यादा सुदृढ़ होती महसूस हुई। अपने आप से अपेक्षाएं भी बढ़ीं, आत्मविश्वास भी। अब अन्ना की दृष्टि में हमें देखकर एक कोई भी जैसा उपेक्षा भाव नहीं होता। उसकी जगह सचमुच के दादा दादी होते, जो उसके गुस्से और शरारतों से लेकर खिलौनों तक की दुनिया में बराबरी से शरीक थे, जो घर में मतलब घरेलू व्यवस्थापिका के होने के बावजूद उसे ज़्यादा प्यार से खिलाते पिलाते, उसके नाज नखरे उठाते और कभी कभी पापा मम्मी के बीच से उसे थोड़ी छूट भी दिला देते। दोपहर और रात में सोने से पहले दुनिया जहान की ढेरम ढेर कहानियाँ सुनाते। पहले उसके चेहरे पर बना रहने वाला सपाट भाव अब गायब था। सिर्फ माता पिता को देखकर आंखों में आने वाली उत्फुल्लता अब दादा दादी को देखकर भी होती। और चूंकि दादा दादी सारे समय घर में ही रहते, इसलिए उसका चेहरा एक अपूर्व निश्चिंतता और बेपरवाही से रोशन रहता। पहले जहाँ अपनी अमेरिकन सहेलियों के आने पर वो हमसे कतरा कर निकल जाती, वहाँ बाकायदा बताया जाता, हेली, व्हेन यू कम यू शुड डू नमस्ते लाइक दिस टू दादा दादी। हेली, यू नो बा इज मेकिंग चपातीज, यू कैन डू नमस्ते टू बा आल्सो। इतना ही नहीं, अब तक वो हमारे हल्के फुल्के भारतीय चुटकुले समझने और उन पर मज़े लेकर हंसने लगी थी। छोटी कविताएं और कई आसान शायरी भी उसे कंठस्थ हो गई थीं। और तो और एक दिन बड़ों के मुंह से कई बार सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अन्ना को श्री रामचंद्र कृपालु भज मन गुनगुनाते हुए सुनकर तो हम रोमांचित और अभिभूत थे। शब्द और संगीत के प्रति लगाव को महसूस कर मेरी कल्पना को पंख लग गए। अब मैं कभी भी जब अन्ना के आसपास होती, किसी गीत की तरह शांताकारम भुजंग शयनम या नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम जैसे श्लोकों को सस्वर सुनाने लगती। अन्ना अपने खेल या चित्रों वाली पुस्तक से सिर उठा विस्मित सी मेरी तरफ देखती और वापस अपने खेल में लग जाती। इसके ठीक 3 या 4 दिन बाद जब मैं रात में अन्ना को सुलाने पहुंची, अन्ना ने कहा, दादी, क्या आप वो सॉन्ग्स गाकर मुझे सुला सकती हैं जो आप दिन में गा रही थीं? फिर तो यह हर दिन का क्रम बन गया और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा आकाश धरती पर उतर आया। अब अन्ना ने हाव भाव और शुद्ध उच्चारण के साथ दोनों श्लोकों का सस्वर पाठ कर सुनने वालों को सम्मोहित कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अन्ना थी पैदाइशी अमेरिकन ही, और कैसे ना होती। 2 ध्रुवांतों पर टिकी संस्कृतियों के बीच पल बढ़ रही अन्ना के चारों तरफ कुल 8-10 मकानों की रिहाइश वाला सबर्ब यानी कस्बा था, जहाँ परिंदा भी पर न मार सके। कस्बों के उन घरों के बीच की इन दूरियों के बीच चारों तरफ बेहिसाब फैले लॉन और ड्राइववे और दूर तक फैली ढलानें तो थीं ही। 2 घरों के बीच की इन दूरियों के बीच ऊंचे पाइन वृक्षों और घनी झाड़ियों की कतारें भी थीं। यानी आप पूरी निश्चिंतता से अपना व्यक्तिगत सहेज सकें। आपकी दिनचर्या बिना किसी दखलंदाजी के पूरी तरह निरापद रहे। बीच की पतली सड़क पर उन्हीं घरों के बाशिंदों की कारें कभी कभार गुजर जातीं और हम अंदर उन लोगों के बैठे होने का अनुमान भर कर पाते। कभी शीशों के पीछे उनके हाथ भी हिलते महसूस होते, या फिर खुले मौसम में आसपास कुत्तों को टहलाने ले जाते लोग। वैसे भी वर्ष के गिने चुने स्प्रिंग, ऑटम और फॉल के महीने ही होते जब खुले में निकला जा सकता था। तभी किन्हीं झूलों पर कोई बच्चा, किन्हीं दरवाज़ों पर कोई पड़ोसी दिख जाता। घरों के अहाते में ही बने स्विमिंग पूलों की बाउंड्री के पीछे सप्ताहांत बिताने आए परिवारों की मिली जुली मध्यम खिलखिलाहटें भी कभी कदा सुनने को मिलती, वो भी रास्ते से गुजरते रहो तब। अन्ना ने पैदा होने के बाद से अपनी स्मृति में बस यही दुनिया सहेजी थी। उसके पहले कभी हमारे साथ होने की उसे याद भी कहाँ थी। सामाजिक जीवन के नाम पर सर्वथा विपरीत संस्कृति के तौर तरीकों वाला स्कूल, 1-2 देशी बच्चों को छोड़कर उसकी सांवली त्वचा के विपरीत दूधिया रंगत वाले बच्चे, जो समान भाषा मतलब अंग्रेजी बोलने के बावजूद एक दूसरे की त्वचा का फ़र्क समझते ही भले न रहे हों, महसूस अच्छी तरह करते थे। पड़ोसी से बेहद भले होने के बावजूद, इतने भले कि बेटे की गैरहाजिरी में उसके घर के सामने गिरी बर्फ़ का अंबार साफ कर जाते थे।
कि वो लौटकर कार अंदर तक कैसे लाएगा। मिलना जुलना सिर्फ बाहर दिख जाने पर हाय हेलो भर था, और अपने चारों तरफ की गतिविधियों के नाम पर कभी दो एक रास्ता भूले से पक्षी और पेड़ों की शाखों पर चेस्टनट के लिए दौड़ती एक आध गिलहरियाँ। मैं साफ साफ अन्ना के अंदर पसरती संस्कृतियों की ये बेदखली महसूस कर रही थी। वही भाषा, उन्हीं लोगों के बीच रहने पर भी अन्ना उनसे अलहदा है, ये वो समझती है। लेकिन अजीब विडंबना है कि ना उसे उस संस्कृति से अलगाया जा सकता है, ना उसी के भरोसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अपनी जातीय चेतना, इतिहास और विरासतों से छूटा बचपन कभी अपना समुचित विकास नहीं कर पाता। हम चाह कर भी बहुत ज़्यादा जोड़ घटा नहीं सकते। ये जानते बूझते भी खिलंदड़ी और जिज्ञासु अन्ना बचपन की जिस प्रश्नाकुलता से गुजर रही थी, उसे लेकर मैं तरह तरह की योजनाएं और प्रयोग आजमाने से बाज नहीं आती। द्वंद्व ये भी कि शुरुआत आखिर किस छोर से की जाए, क्योंकि बेशक हमें स्वीकार कर लिया था अन्ना ने, लेकिन चीज़ों को लेने और सोचने के उसके तरीके हमसे बहुत अलग थे। यहाँ तक कि घर में कभी कभार एक आध हेली या एन के आ जाने पर वो हमारी तुलना में उनके साथ ज़्यादा सहज महसूस करती। बेटे की सुबह शाम हिंदी बोलने पर जोर देने वाली बात पर भी वो बिगड़ कर कहती, वाई शुड स्पीक हिंदी। निस्संदेह अब हमारे आने के बाद कम से कम ये वाजिब तर्क अन्ना की समझ में आ गया कि दादी दादा हिंदी बोलते हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए अन्ना हमें अपने माता पिता को भी नहीं बख्शती। उसके उच्चारण माता पिता से कहीं ज़्यादा शुद्ध अमेरिकन लहजे वाले होते। माता पिता के गलत उच्चारणों, बोलचालों को सुधारने वाले बच्चों की झेप से हम सभी का साबका पड़ा है। स्वयं हमारे लिए भी हिंदी अंग्रेजी के बीच की शंटिंग के साथ साथ ये सावधानी बरतनी आवश्यक थी। अमेरिकन एटिकेट से जुड़े डूज और डोंट्स भी इसलिए याद रखने पड़ते, जिससे 4.5 वर्ष की अन्ना को हमारी वजह से अपनी अमेरिकन सहेलियों हेली और एन के सामने झेप और हीनता न महसूस हो। गरज ये कि हमारी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा अपने पद की गरिमा बरकरार रखने तथा व्यक्तित्व पर रंग रोगन चढ़ाने और पॉलिश करने में ही व्यतीत होता, और ये सब हम स्वेच्छा से स्वांतः सुखाए कर रहे थे, किसी दबाव या बाध्यतावश नहीं। दबाव था भी तो सिर्फ इस बात का कि इसी अन्ना के बीच से हम और ज़्यादा निखरी, तराशी और सुलझी हुई अन्ना पा सकें, क्योंकि उसकी आत्मविश्वास से कही बातें, स्पष्टवादिता और तर्क शक्ति हमें निरुत्तर कर देने के बावजूद चमत्कृत और गर्वित भी करती थी। जैसे एक दिन उसके एक स्टफ टॉय को असावधानीवश बंदर कह देने पर उसने तुरंत मेरी त्रुटि सुधारी थी। ये मंकी नहीं है दादी, ये चिंपांजी है। यानी जब भी बोला जाए तो पूरी शुद्धता और आत्मविश्वास के साथ, वरना साफ साफ कह दिया जाए आई डोंट नो दिस। चमत्कृत हम उसकी शर्तें मानते चले गए। मैंने उसकी दिनचर्या के साथ अपने को घुला मिला दिया। वो सोत्साह मुझे अपने उन खेलों में भी शरीक करने लगी जो दिलचस्प होने के साथ साथ मज़ेदार और कल्पनाशीलता से भरे होते। वो खेलती भी पूरी गंभीरता से, खेल में भी मजाक पसंद नहीं था उसे। वो कभी भी अचानक धूमकेतु सी एंट्री लेती और एक कुशल निर्देशक की तरह घोषणा कर देती, दादी नाउ वी विल प्ले स्लीपिंग ब्यूटी। दादा प्रिंस चार्मिंग होंगे और मैं अरोरा स्लीपिंग ब्यूटी। नहीं, मैं प्रिंस चार्मिंग नहीं बन सकती, कहा ना मुझे बस गर्ल बनना है। दादी आपकी राइटिंग कब तक ख़त्म होगी? मुझे सिंड्रेला वाला प्ले करना है। आप पहले स्टेप मदर हो जाइए, बाद में फेरी मदर। आप मैजिक बोर्ड घुमाकर सिंड्रेला के लिए कैरेज अर्थात रथ तैयार करेंगी और मैं सिंड्रेला बनूंगी। ये रहे मेरे ग्लास सैंडल्स। वो बच्चों के फैंसी ड्रेस वाले चमचमाते सैंडल्स दिखाते हुए कहती है। मैं जानबूझकर असमर्थता जताती हूँ, लेकिन अन्ना मैं कैरेज अर्थात रथ भला कैसे बना सकती हूँ? ओफो, प्रिटेंड मतलब स्वांग करिए, देखिए ऐसे। वो हाथ में पकड़ी स्टार वाली छोटी स्टिक घुमाते हुए कहती है। समझ गई? नाउ स्टार्ट। अरे दादा को बुलाइए, उन्हें प्रिंस चार्मिंग बनना है ना। हंसी का फव्वारा छूट पड़ने को होता, लेकिन हमें अपने चेहरों पर इसका आभास भी लाए बिना पूरी गंभीरता बरतनी होती, क्योंकि अन्ना तब तक अभिनय में डूबकर अपने पात्र के साथ तद्रूप हो गई होती। परी कथाओं के चिकने रंगीन चित्रों के सिंड्रेला या स्लीपिंग ब्यूटी की तरह वो मुस्कुराने, शर्माने और मुग्ध होने का अभिनय करने में पटु हो गई थी। कभी थके होने पर मैं आराम कर रही होती कि तभी अपने फैंसी ड्रेस वाले पिटारे से निकले सुनहरे पिंक गाउन
और तरह तरह की रंग बिरंगी मालाएं, ब्रेसलेट्स पहने, माथे पर मुकुट लगाए और हाथों में मैजिक बोर्ड लिए अचानक अन्ना प्रकट हो जाती। दादी, आई एम फेड अप ऑफ ब्लॉक्स एंड टॉयज। मुझे बस आपके साथ खेलना है। बताऊं क्या? हाँ, आज रेपुंजेल, जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं और जो स्ट्रॉ से सोने के तार बनाती है। और हाँ, मैंने एक नई बात भी सोची है। मेरे ना 4 नाम होंगे। मेरा पहला नाम लेपुंजेल होगा, दूसरा नाम एरियल, थर्ड नेम सीता और फोर्थ नेम शकुंतला। ओके? लेकिन सीता और शकुंतला क्यों अन्ना? क्योंकि ये नाम भी मुझे अच्छे लगते हैं। अब आप प्रिंस चार्मिंग हैं क्योंकि दादा सो रहे हैं, और आप जानती हैं मुझे बॉय बनना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती ठीक है, मैं बॉय बन जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे भी तो निकनेम होने चाहिए ना। ओके, आपका फर्स्ट नेम प्रिंस चार्मिंग होगा, सेकंड नेम दुष्यंत, थर्ड नेम पुरुरवा और फोर्थ नेम। हम उसके दुष्यंत और पुरुरवा के नामों से जुड़ी जानकारियों पर विस्मय विमुग्ध हैं कि वह अचानक खुशी से किलक उठती है। अरे दादा आ गए, अब दादा प्रिंस चार्मिंग बन सकते हैं। सुनने वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बूढ़े शरीर और सफ़ेद बालों पर हाथ फिराते बोले, अन्ना बेटे, मैं कैसे प्रिंस चार्मिंग? प्रिटेंड, अभिनय करिए। उसने गर्दन झटक कर आदेश दिया। दादी, आप फेरी मदर, क्वीन मदर, गॉड मदर। बेसाख्ता छूटती हंसी को काबू करती मैंने समझाया, असल में दादा के आराम करने का समय है, और वैसे भी दादा प्रिंस चार्मिंग की तरह डांस नहीं कर सकते ना, उनके पैरों में दर्द रहता है। ओके, वो बूढ़े वाली बात से तो नहीं, लेकिन दर्द वाली बात से विश्वस्त हुई, क्योंकि पश्चिमी परिकथाओं में तो बूढ़े राजा लोग भी क्वीन मदर के साथ डांस करते होते हैं। प्राय उसकी सतत उत्साही और जिज्ञासु प्रवृत्ति पूर्व और पश्चिम की गुत्थम गुत्थों के बीच में आसान समाधान तलाश लिया करती। एक दिन मुझसे बोली, दादी आप हर दिन साड़ी ही क्यों पहनती हैं? इट्स सो बोरिंग ना। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो क्या पहनूं अन्ना? किसी दिन स्कर्ट पहनिए, किसी दिन पैंट, किसी दिन लॉन्ग स्कर्ट, किसी दिन गाउन। मुंह से निकल गया, हाँ पहननी तो चाहिए, लेकिन दादी लोग। नहीं, उसने मेरी अधूरी बात काटी। हेली की ग्रैंडमदर पहनती हैं, एन की स्टेप ग्रैंडमदर भी। हाँ, लेकिन इंडिया की ग्रैंडमदर सभी नहीं पहनती। ओके, मैं समझ गई। जैसे अमेरिका की ग्रैंडमदर्स साड़ी नहीं पहनती, वैसे इंडिया की ग्रैंडमदर्स स्कर्ट नहीं पहनती, बस। अच्छा हुआ जो बेटे ने ठीक उन्हीं दिनों 2 इंडियन चैनलों के पैसे भर दिए कि माता पिता की एक रास्ता ऊब और उकताहट कम हो। विदेश आए अभिभावकों की प्रायः ये प्रमुख समस्या हुआ करती है। यद्यपि मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मैं यहाँ मिले 2-3 संस्थाओं के आग्रहों आमंत्रणों को भी ठुकरा चुकी थी, क्योंकि अन्ना के साथ मुझे जो विरल कल्पनालोक और वैचारिक ऊर्जा मिलती थी वो अन्यत्र दुर्लभ थी। लिखना पढ़ना भी अन्ना के रहमो करम पर निर्भर करता था, क्योंकि घर में कदम रखने के साथ ही आंधी तूफान सी अन्ना एक के बाद एक एक्साइटिंग खेलों, नाटकों और रात में हमसे सुनी जाने वाली कहानियों की योजनाएं बनाने लगती। वे अनगिनत नाटक और खेल, जिसमें सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी से लेकर उर्वशी, शकुंतला, सीता, सत्यभामा के साथ पंचतंत्र, जातक कथाएं और सिंहासन बत्तीसी तक शामिल थीं। पूरा पश्चिम लोक अलोक, अतीत से वर्तमान और भविष्य के कल्पना लोक तक चलती जाती। ये अनायास की अंतर यात्राएं मुझे एक विरल अनुभव से गुजार रही थीं। थकने के बावजूद इन यात्राओं का सुख मेरे लिए अनिर्वचनीय था। सार्थक, निरर्थक और तुके बेतुके प्रपंच में भी नहीं पड़ना था मुझे। सिर्फ अन्ना द्वारा निर्मित इस नितांत विलक्षण संसार की यात्रा में उसी की बनाई डोंगी के सहारे सहारे निर्बाध बहना था। फिर भी कभी कदा बेचैनी व्याप्ति ही थी। इतना सारा काम इकट्ठा होता जा रहा है। अधर में छूटा उपन्यास, नए कथा संग्रह और व्यंग संकलन की पांडुलिपि, अग्निपंखी के नए संस्करण की भूमिका, संपादकों पत्रिकाओं द्वारा मांगी सामग्री। नहीं, आज ही निश्चय लेना है। बिखरे फैले कामों को तरतीब देनी होगी। और फिर इस देश की संस्कृति तो स्व को सर्वोपरि रखती है। बच्चे तक अपने काम, अपनी स्पेस की रखवाली करते हैं। अन्ना को ये सब समझते देर नहीं लगेगी। अपने पढ़ने लिखने में इस हद तक लापरवाही बरतने के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। इतनी छोटी होने के बावजूद अन्ना खुद अपनी मर्जी, अपने मूड के मुताबिक ही तो काम करती है। अक्सर हमारे कुछ कहने पूछने पर दो टूक
नो थैंक यू या आई डोंट वांट, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है के नाम पर एक तरह से दिनचर्या के नाम पर अन्ना की ही मनमानी चल रही थी। थोड़े अनुशासन की लगाम कसनी जरूरी है। दूसरों के समय, काम और स्पेस के महत्व को भी रेखांकित करना है। दादी की स्पेस, दादी के जरूरी काम आखिर कब समझेगी अन्ना? इसलिए दरवाज़ा बंद कर बैठ गई। हफ्तों से छूटे कागज़, नोट्स चारों तरफ फैला लिए। लेकिन ये क्या, सारे कागज़ों के बीच विभिन्न मुद्राओं में सिर्फ अन्ना का चेहरा था। स्कूल में जी भर उधम मचाने के बाद बैग बॉटल लटकाए आंधी पानी सी घर में घुसती अन्ना, जानबूझकर छुपती और दादी को बिना बताए हूँ कहकर चौंकाने वाली अन्ना, दादी से जी भर मनमानी करने और कराने वाली अन्ना का ये चेहरा मानो पूछ रहा था, दादा को क्यों बैठाया पहरेदारी पर दादी? आप में खुद मुझसे कहकर जाने का आत्मविश्वास नहीं था? मैं अपने आप से बगलें झाँकने लगी हूँ। हार कर अपेक्षाकृत आसान चीज़ों पर कलम चलाना शुरू कर दिया। बमुश्किल 5वें पैराग्राफ तक पहुंची थी कि दरवाजे पर तेज अधिकारपूर्व थपकी पड़ी। इतनी तेज कि सोता हुआ आदमी भी सोते रहने का झूठ नहीं बोल सकता, और ऐसी थाप माता पिता के दरवाजे पर तो हरगिज़ नहीं दी जा सकती थी। मैंने कागज़ एक तरफ खिसका कर दरवाज़ा खोला तो सामने अन्ना थी, आंखों में रोष, उलाहना और धमकी के साथ। दादी, मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी कि दादी कहाँ गई। आपको पता है हम अपने प्ले के लिए कितने लेट हो रहे हैं, और अब तो मेरा दूध पीने का भी टाइम हो गया है। उससे ज़्यादा अपनी नज़रों में अपराधनी हुआई मेरी मुद्रा को उसने पहचाना, नरम हुआई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं दूध पीती पीती फ्लफ़ी फ्लफ़ी खेलती हूँ। आई मीन मैं और आप। ओफो, फ्लफ़ी को नहीं जानती आप? द क्यूट लिटिल पपी, बट शी इज़ अ गर्ल पपी। नाउ आई एम नॉट अन्ना, आई एम फ्लफ़ी। आप मुझे अन्ना नहीं फ्लफ़ी बुलाएंगी, लेकिन मैं गर्ल डॉगी हूँ, बाय डॉगी नहीं, समझी आप? सिर हिलाते हुए भी मैं अजीबोगरीब स्थिति में फंसती जा रही थी। अचकचाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले अन्ना दूध पी ले तब खेलेंगे ना। ओहो दादी, कहा ना मैं अन्ना नहीं फ्लफ़ी हूँ, इसलिए अब अन्ना नहीं फ्लफ़ी दूध पिएगी, एकदम वैसे जैसे डॉगीज़ दूध पीते हैं, और डॉगीज़ ग्लास में नहीं बाउल में दूध पीते हैं। और उसने बा को आवाज़ लगाई, बा जरा एक बोल दीजिए तो फ्लफ़ी के लिए, हम दूध पीने का खेल खेलेंगे। हे भगवान, ये लड़की है कि शरारतों की पिटारी? इस समय अपनी रंग बिरंगी छोटी टेबल कुर्सी पर बैठी बोल में रखे दूध को हाथों से उठाकर नहीं, बल्कि पिल्लों की तरह मुंह लगाकर खुश खुश पी रही है, और मैं असहाय बैठी देख रही हूँ कि मुश्किल से 4-6 चम्मच दूध ही उसके गले के नीचे उतरा होगा। सहसा वो थोड़े डपटने के अंदाज में फुसफुसाती है, दादी, आपको फ्लफ़ी को पैट करना चाहिए। पेट्स मतलब पालतू जंतुओं को पुचकारते हैं। उसके आदेश पर फौरन अन्ना की पीठ सहलाते हुए मैं फ्लफ़ी डार्लिंग वगैरह भुनभुनाने लगती हूँ। जवाब में वो मेरे अभिनय से खुश होकर पिल्लों की तरह कान खुजाकर खुशी जाहिर करती है। झुंझलाई मैं याद दिलाती हूँ, फ्लफ़ी डार्लिंग, इस बार दूध ख़त्म कर देगी ना? लेकिन ये क्या, अन्ना तो एक छलांग सी मार कर नीचे उतरी और फर्श पर मेज के बीचों बीच पैर सिकोड़ कर पिल्लों की तरह बैठ गई। परेशान हलकान मैंने पुकारा, अन्ना, सॉरी फ्लफ़ी, अपना दूध पियो बेटे, फिनिश इट। मैं बुरी तरह ऊब थक रही थी कि वो दोबारा फुसफुसा कर मुझे डांटती हुई बोली, श्श दादी, बोलो मत, फ्लफ़ी को नींद आ रही है। कहते हुए पिल्लों के अंदाज में बैठी उसने झप से आंखें मूंद लीं। नींद? मैं चौंकने से ज़्यादा रुआंसी हो आई। लेकिन यहाँ दूध जो रखा है अन्ना, सॉरी फ्लफ़ी के पीने के लिए। ओ दादी, अब तो फ्लफ़ी जगने के बाद ही दूध पिएगी। आप पुचकार के खिलाएंगी ना, तो फ्लफ़ी बिस्किट कुकीज़ भी उछल उछल कर खाएगी, कूँ कूँ भी करेगी। लेकिन अभी नाइट है, फ्लफ़ी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरे हाथों के तोते उड़ गए और वो हाथ पांव सिकोड़ एकदम पिल्लों की तरह ही नकली नींद में सो गई। लेकिन उसके होंठों पर स्लीपिंग ब्यूटी वाली निश्चल और शरारती मुस्कान कायम थी। मैं हतबुद्धि सी बैठी थी। पत्रिकाओं को भेजे जाने वाले मैटर, उपन्यास के नए संस्करण की भूमिका और कमरे में फैले कागज दिल खोल कर चिढ़ा रहे थे। लेकिन मैं इस चल रहे मासूम और चोहलबाज खेल के रंग में भंग डालने का साहस नहीं कर सकती थी। नहीं, खेल के भी कुछ उसूल होते हैं, वहाँ बेईमानी नहीं चलती। मुझे सोती हुई फ्लफ़ी की मॉर्निंग का इंतज़ार करना होगा, और ऐसे नहीं, टेबल पर कुकीज़ निकाल कर रखनी होंगी। समझदार को इशारा किया जा चुका था। फ्लफ़ी के जगने पर उसे पुचकार कर खिलाना होगा।
माँ बाप बच्चों को ज़्यादा कुकीज़ के पक्ष में जो नहीं, इसलिए खेल का बहाना। मतलब मैं समझ गई थी। वो उछल उछल कर खाएगी, तब मुझे फ्लफ़ी को शाबाशी देनी होगी, पैट करना होगा, जिससे फ्लफ़ी मगन मन आंखें बंद कर पेट्स की तरह मेरी गोद में आंखें मुलमुला कर पड़ी रहे, दूध की ऐसी की तैसी। हाँ, आंखें बंद किए हुए भी अन्ना अंदाज रही है। उसे विश्वास है दादी अपनी भूमिका में खरी उतरेंगी, बेईमानी नहीं करेंगी। मैं यही कोशिश करती हूँ। अर्थात जो कुछ वो कहती है, जो कुछ वो चाहती है, जिसमें उसे खुशी मिलती है। लेकिन ये गलत है कि खुशी सिर्फ उसे मिलती है या सिर्फ मैं ही उसके लिए त्याग जैसा कुछ करती हूँ। दरअसल ये हम वयस्कों की सबसे बचकानी सोच है कि हम बच्चों को शिक्षा ज्ञान से समृद्ध करते हैं। हम तो उनके सामने बासी घिसे पिटे विचारों, संस्कारों और संहिताओं की जूठन डालकर उसे उठाने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि बच्चे हमें इस स्वार्थ, दंभ, चालाकियों भरी दुनिया से दूर अपनी करामाती कल्पनाओं वाली मुक्त उन्मुक्त दुनिया में ले चलने के लिए ठुनकते हैं, जिद करते हैं। अन्ना के हट इन्हीं भ्रमों से मुझे निवृत्त कर रहे हैं। समृद्ध कर रही है वो मेरे बंजर मैदानों में हरी भरी फसल सी लहलहाती हुई। तंद्रा टूटती है, आंखें मुलमुलाती अन्ना फुसफुसा रही है, दादी फ्लफ़ी सो गई है, उसे ब्लैंकी उड़ा दीजिए। मुस्कुराती मैं उस पर अपनी चुन्नी डालकर बा से दूध का बोल ढकने को कह उसके उठने का इंतज़ार करने लगती हूँ। 65 की उम्र में 5 साल की एक खिलंदड़ी शोख लड़की अपनी उंगलियों पर नचा रही है मुझे। मैं फ्लफ़ी बनी अन्ना को ब्लैंकी उड़ा रही हूँ। रंग बिरंगे मोती मनकों और ब्रेसलेट से सजी धजी प्रिंसेस अन्ना को प्रिंस बन कार बने सोफे पर बिठाकर गोलाकार कुशन की स्टीयरिंग से ड्राइव करके बॉल पार्टी में ले जा रही हूँ। क्रिकेट क्वीन बनकर स्लीपिंग ब्यूटी अरोरा को जहरीला सेब खिला रही हूँ। ये मेरे प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर मैं अन्ना की बेहद खूबसूरत और सम्मोहक दुनिया में पहुँच पाती हूँ। उसे छानती खंगालती हूँ और उसमें जी भर रमती हूँ। इस छोटी बच्ची की इतनी विस्तृत, गहरी और सम्मोहक दुनिया का पता कहाँ था मुझे। एक बात और, खुद उसे भी अब हमारी दुनिया आकर्षित करने लगी है। काफ़ी पास से कौतूहल और उत्कंठा से देखने लगी है वो अब इस वाली दुनिया को। अनजाने इस पर गर्व भी महसूस करने लगी है। क्या मैं समझती नहीं? पिछले सप्ताह ही अपनी नई अमेरिकन सहेली लिज के आने पर सीढ़ियों से ऊपर ले जाती हुई अन्ना हमें दिखाकर एक पल को ठहरी। दे आर माई दादा दादी लिज, ग्रैंड पेरेंट्स। वी टच देयर फीट, बट यू कैन डू जस्ट नमस्ते। और आगे सहेली को अपने कमरे की ओर ले जाती हुई वो बीच के किचन में फुलके सेकती बा का भी परिचय कराना नहीं भूली। लिज, ये हमारी बा हैं और ये चपातियाँ हैं जो ये हमारे लिए बना रही हैं। लिज, तुम बा को भी नमस्ते कर सको तो अच्छा है। बा जब वीकेंड में अपने घर जाती हैं या वहाँ से आती हैं तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस। हम रोमांचित थे। सिर्फ 2.5 महीने पहले अपनी सहेली हेली के लिए ये हमें उपेक्षा से नकारती, बल्कि हमारी तरफ एक ब्लैंक लुक फेंकती सीधे अपने कमरे में चली गई थी और आज चपाती भाजी की महिमा बखान रही थी। वो शायद 24 मार्च की सुबह थी, होली के एक दिन पहले। हल्के बर्फ स्नो के फाहों से पेड़ पौधे पूरी तरह ढक गए थे। लॉन, डेक, घर की छत की ढलान सब सफ़ेद। होली पर इतनी सफ़ेदी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठंड और बढ़ी है, रात का तापमान -4-5 के बीच। मैं बेसब्री से सोचे जा रही हूँ कि इसमें होली आखिर कैसे मनेगी। बच्चों से कहूँगी थोड़ी हल्दी ही मल दो एक दूसरे के चेहरों पर और बची हुई बाहर फैली बर्फ़ की चादर पर छिड़क दो। मन बेहद उदास हुआ आया। अचानक देखा लंबा झालरदार स्कर्ट, ढेर सारी मालाएं और माथे पर प्रिंसेस वाला क्राउन लगाए अन्ना सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। हाथों में मोतियों की स्ट्रिंग वाला गुलाबी साटन का बटुआ। पास आने पर देखा बटुआ रंग बिरंगे ईस्टर अंडों से भरा हुआ है। पास आने पर हमें कुछ बताते, समझाते और निर्देश देते हुए वो लगातार अपने अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद भी करती जा रही है। दादी, यू आर क्वीन मदर एंड दादा इज़ किंग डैड। मैं आपकी बेबी प्रिंसेस हूँ जो अब बड़ी हो गई है, समझी? प्रिंसेस यानी अन्ना ईस्टर एग सेल कर रही है। बताइए, आप लोगों को चाहिए ईस्टर एग? फिर जल्दी से अंग्रेजी में फुसफुसाती है कि यू आर सपोज टू से ओह यस, चाहिए। हम दोनों ठीक उसी तरह ओह यस दोहराते हैं।
अच्छा लिसन, अब रात हो गई है एंड यू पीपल आर फास्ट अस्लीप। क्वीन मदर एंड किंग डैड सो रहे हैं। फिर फुसफुसाती है, अरे आप लोग आंखें बंद कीजिए ना। हाँ ठीक है, अब मैं चुपके से ये एग्स घर में रखाऊंगी, फिर मॉर्निंग हो जाएगी और आप लोग आंखें मलते हुए उठेंगे। अरे अरे अभी नहीं, अभी रात है, सोए रहिए, मैं बताऊंगी ना। हाँ मॉर्निंग हो गई, अब आंखें खोलिए और एग्स को देखिए और मुझे थैंक यू कहिए। वाक्य का उत्तरार्ध उसे फिर फुसफुसाना पड़ता है। यथार्थ के किंग डैड तो पेपर पढ़ते रहते हैं, मैं ही उसके निर्देश का पालन करती हूँ। थैंक यू सो मच प्रिंसेस फॉर सच नाइस एग्स। वो खुश होती है। अचानक मुझे मस्खरी सूझती है। मैं पति की ओर देखकर पूछती हूँ, किंग डैड, मेरा ख्याल है अब हम इन अंडों को नाश्ते के लिए उबाल लें। जैसे महा अनाड़ी अभिनेताओं पर खींचती हुई अन्ना कहती है, ओ दादी ये ईस्टर एग्स हैं, दीज आर नॉट टू बी बॉइल्ड, बस आपको पसंद करने हैं, बताइए कौन सा एग चाहिए आपको। मैं अपना रोल संभालती हूँ। कौन कौन से रंग हैं आपके पास प्रिंसेस, दिखाइए जरा। वो खुश होकर तत्क्षण सारे रंगों का ठहर ठहर कर हिंदी अनुवाद करती जाती है। देखिए, आई हैव गॉट पिंक, ग्रीन, गुलाबी, हरा, नीला, बैंगनी, बहुत सारे रंग हैं, देख लीजिए कौन से आपको चाहिए। कौन से किंग डैड को? लेकिन पहले बताइए, आप दोनों साथ साथ रहते हैं कि सेपरेट रहते हैं? जैसे मेरी फ्रेंड ईवा के मॉम डैड सेपरेट रहते हैं, तो भी दो दो अंडे बराबर बराबर शेयर कर लीजिएगा, ओके। अचानक मेरी सारी मस्खरी स्तब्ध रह जाती है। अगले दिन अपना देश बहुत याद आया। बचपन से अब तक हर शहर, हर घर की यादों के बरक्स ही खेली जा रही थी होली। तभी सूझा, ठीक क्यों ना आज अन्ना को होलिका और प्रहलाद की कहानी सुनाकर होली मना ली जाए। आखिर इस तरह खाली खाली होली कैसे बीत जाने दी जाए। बुलाया तो वो अपनी सारी बारबीज को जू दिखाने ले जा रही थी। बाद में फुर्सत से आई। मैंने कहा, आज दादी तुम्हें होली की स्टोरी सुनाती है। छूटते ही बोली, आई नो, मैं जानती हूँ, हिरण्यकश्यप की ना, मैंने दशावतार में पढ़ी है। हिरण्यकश्यप वॉज अ बैड गाय, वेरी बैड गाय, नॉट लाइक हनुमान और जटायु। मैंने गणेश और कुबेर की भी स्टोरीज पढ़ी हैं, राम और किशन जी की भी। हनुमान का अभिनय करते हुए शेष संवाद बोल गई। हेलो हनुमान, प्लीज़ राम से कहना कि वो बैड गाय रावण कल फिर से आने वाला है, ओके। मस्तक नवा कर जाते हुए हनुमान बने दादा को वो माता सीता की तरह ही आशीर्वाद दे रही थी और मिनटों में राम द्वारा रावण को मार गिराने के बाद बेहद खुश लेकिन धीमे कदमों से ही राम के साथ साथ चलते हुए अपने नितांत मौलिक संवादों की अदायगी कर रही थी। राम, आप पुष्पक विमान लाए हैं ना? हम हनुमान को भी ले चलेंगे अपने साथ। आप तेज चलाना पुष्पक विमान, खूब तेज। बताऊं कितनी स्पीड में? 100 नहीं 1000, मिलियन, बिलियन, नहीं इससे भी तेज, यानी गूगल स्पीड में। ये गूगल मात्र कंप्यूटर की वेबसाइट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर जगत की वो सबसे बड़ी काल्पनिक संख्या है जिससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अन्ना को वही स्पीड, वही गति चाहिए थी। इन खेलों का सिलसिला चल निकलता है निर्बाध, क्योंकि अन्ना को यह प्रयोग बेहद पसंद आया है। अब तक के खेले गए खेलों से अलग, कुछ नया और तृप्तिकर। गुंजाइश भी खूब है अन्ना की गूगल कल्पनाशीलता के लिए। मन मुताबिक संवाद जोड़ती घटाती चल सकती है वो। रही एनर्जी तो वो भी गूगल मात्रा में है उसके पास। और मुझे पूरी तरह थकान से लस्त और कामों में अस्त व्यस्त होने के बावजूद अन्ना के खेलों के लिए समय निकालना ही है। ना कहना आसान है क्या, क्योंकि मेरी ना के बाद अन्ना के उदास बुझे चेहरे की कल्पना मेरे लिए असह्य है। एक दिन उसकी माँ ने स्वयं महसूस किया। अलग ले जाकर अन्ना को अच्छी तरह समझाया, अगर तुम सारे समय दादी के साथ खेलोगी तो दादी स्टोरी नहीं लिख पाएंगी, उन्हें अपने काम के लिए भी तो समय चाहिए। तुम दादी के आने से पहले जैसे अकेले खेलती थी, बुक्स पढ़ती थी, वैसे ही करो। दादी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर अन्ना को सुनाती हुई मुझसे बोली, दादी आप अपना काम कीजिएगा आज, अन्ना आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो अपना डॉल हाउस सजाएगी और बाद में आपको दिखाकर सरप्राइज़ देगी। कहती हुई माँ गैरेज वाले दरवाज़ों से अस्पताल के लिए गाड़ी निकालने चली गई। मैंने सचमुच कमरा अंदर से बंद किया और दत्तचित्त काम में जुट गई। अन्ना के चेहरे पर झलकी समझदारी और माँ के आदेश को स्वीकारने की मुद्रा आश्वस्त कर गई। यद्यपि इतनी आसानी से दादी के बिना रहने खेलने की अन्ना की स्वीकारोक्ति कहीं से मेरे मन को उदास भी कर गई थी।
शायद अन्ना जिद करती, हटियाती तो मेरा मन तृप्त होता, लेकिन इस भावुकता से पिंड छुड़ा मैंने वस्तुनिष्ठ एकाग्र होकर काम करना ज़्यादा बेहतर समझा। किया भी, शायद पहली बार घंटे पौन घंटे। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट, जैसे कोई चुपचाप दरवाज़ा सहला रहा हो। नहीं, भ्रम है मेरा, या शायद खेल की लत मुझे भी उठ जाने के लिए कसमसा रही है। बहाना चाहिए मुझे अन्ना के साथ खेलने का। लेकिन तभी रह रहकर हल्की हल्की सिसकियाँ भी। जब तक मैं उठकर दरवाज़ा खोलती, तेज होती हिचकियाँ बाकायदा करुण क्रंदन में बदल गई थीं, और दरवाजे के ठीक सामने खड़ी सुबक सुबक कर रोती अन्ना तोतली हिचकियों में बता रही थी कि जब उन्होंने बुक पढ़ने से बोर होने के बाद अकेली ही सिंड्रेला की तरह ड्रेसअप होने के लिए स्टूल पर चढ़कर सिंड्रेला वाले ग्लास शूज़ उतारने चाहे, तभी स्टूल लुढ़क गया और उसे चोट आ गई। ये देखो चोट की खरोंचें, ललचौई आभा देखते ही, और ये देखो ब्लड ब्लड कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। बात समझ में आ गई। थोड़ी पुचकार दुलार बाद में मलहम डिटॉल भी लगा दिया गया तो मुरझाए उदास चेहरे पर रंगत आ गई। बड़ी शिष्टता से थैंक यू दादी बोला गया और कहा गया कि अगर आपने इतनी देर में कोई नई कहानी लिखी हो तो उसे अन्ना को इसी तरह गोद में बिठाए बिठाए सुना सकती हैं, या फिर पिंजड़े वाले शेर और पंडित जी वाला प्ले ही कर लिया जाए। उन 5.5 महीनों में अन्ना को सुनाई जाने वाली कहानियों का सिलसिला रामायण, महाभारत, ध्रुव, प्रहलाद, अरेबियन नाइट, हातिम ताई से शुरू होकर शेख चिल्ली से होता हुआ कबरी बिल्ली, प्रायश्चित कहानी वाली, ईदगाह, हार की जीत और साइकिल की सवारी तक आ गया था। जब कभी कोई नई कहानी नहीं सूझती तो वो अपनी पसंदीदा कहानियों में एक को दोबारा तिबारा सुनने की फरमाइश कर देती। उसकी सर्वाधिक प्रिय कहानियों में सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र, नारद मोह, ईदगाह, साइकिल की सवारी, हार की जीत और प्रेमचंद की परीक्षा जैसी कहानियाँ थीं। सुदर्शन की हार की जीत में बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के बीच अगाध प्यार तथा डाकू खड़क सिंह का अपाहिज मन बाबा को डिच कर सुल्तान घोड़े को उड़ा ले जाने की गंदी साजिश। लेकिन बाबा का ये कहना कि ये बात वो किसी से ना कहे, नहीं तो लोग दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, उसे आपाद मस्तक रोमांचित कर जाता। साइकिल की सवारी के विनोदी पक्ष पर वो खिलखिला पड़ती तथा राजा हरिश्चंद्र द्वारा सिर्फ स्वप्न में किए गए संकल्प प्रॉमिस की रक्षा करने के लिए जगने पर पूरा राज्य दान कर देना उसे विमुग्ध कर देता था। अपलक कहानी के एक एक शब्द को सहेजती वो युगों पहले के उस कथा समय में फलांग जाती जहाँ शमशान भूमि पर राजा बने राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या और रोहिताश को बेचने के लिए बोली लगवा रहे होते। सुनते हुए उसे लगता कहानियाँ रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। वो नाश्ता करती रहे, कहानी चलती रहे, खाना खाती रहे, कहानी चलती रहे। सोते हुए तो खैर इस धारावाहिक की कई किस्तें एक साथ पूरी करनी होती। कभी कभी तो सुबह पौटी पर बैठने के साथ ही हाका लग जाता कि दादी सामने टब के किनारे बैठकर ईदगाह के हामिद वाली कहानी सुनाती रह सकती हैं। एक दिन बाथरूम से निकलकर सीधे किचन में आकर उसने पहले हामिद वाला चिमटा निकलवाया और उसे बजा कर देखा। चिमटा स्टील का था, उतना अच्छा नहीं बजा। मैंने समझाया कि हामिद वाला चिमटा आयरन का था, ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकली होगी। वो खुश हो गई। मुझसे फिर से हामिद और उसके दोस्तों के बीच हुए वे संवाद दोहराने के लिए कहने लगी, जिसकी बदौलत निर्धन हामिद अपने सारे अमीर दोस्तों पर रौब जमाने में कामयाब हो गया। उन्हें अपना और अपने चिमटे का मुरीद बना लिया। सबकी नज़रों में हामिद का चिमटा सारे खिलौनों का सिरमौर बन गया। सारे दोस्त उसके चिमटे की धुन बजाने के लिए व्याकुल हो गए। लेकिन हामिद की कहानी सुनाते हुए अन्ना के फूल से मन का ख्याल रखते हुए कथा में यथास्थान थोड़ा सा परिवर्तन भी करते जाना होता है। जैसे हामिद को अनाथ न बताकर उसके माता पिता को किसी ऐसे फॉरेन कंट्री में भेज देना होता है जहां उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वे दादी को पैसे नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से बूढ़ी दादी कपड़े सिलकर अपनी और नन्हे हामिद की ज़रूरतें पूरी करती थी। अन्ना को सुनाए ईदगाह का अंत भी प्रेमचंद जी से क्षमा याचना सहित खूब सारे पैसे कमाकर लौटे मम्मी पापा के साथ होता। यूँ भी अन्ना को सुनाई कहानियों के बीच अथवा अंत में मम्मी पापा ही नहीं, दादा दादी, नाना नानी, मौसी बुआ सहित फुल होल फैमिली का जिक्र जरूरी होता।
कुल मिलाकर दिन भर की समूची दिनचर्या में अन्ना की पूरब पश्चिम के साथ लुका छुपी चलती रहती थी। और मज़ा ये कि वो अपने हिसाब से मन मुताबिक दोनों को मिला घटाकर उनकी ब्लेंडिंग कर लिया करती थी। जैसे आज ही ब्रेकफास्ट के बाद भी उसने अपनी जिद कर मुझे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध और बेहद दिलचस्प कबरी बिल्ली और रामू की बहू वाली कहानी सुनी थी। किस तरह रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, खीर ऊंचे तार पर रखी गई, बिल्ली आई झपट्टा मारा, कैसे कबरी फ्लोर पर गिरी, खीर शुड़प शुड़प कर चट कर रही थी कि रामू की बहू ने पाटा मारा और बिल्ली उलट गई, और कैसे घर में ढेर सारे कोहराम के बाद अचानक बिल्ली उठकर भाग गई। सारा वृत्तांत खांटी देशी बच्चों की तरह आंखें मुलमुलाती पूरे कौतुक से सुनती इतनी डूब गई कि थोड़ी देर बाद बच्चों वाली साड़ी लपेट रामू की बहू बनी खीर बनाने की तैयारी करती नजर आई। क्योंकि बिल्लियाँ स्टफ़ टॉयज़ तो उसके पास थी ही, जांच सिर्फ ये हो रही थी कि कौन सी दिखने में ज़्यादा कबरी बिल्ली जैसी है। इतना ही नहीं, पहले कभी खाई गई खीर का स्वाद भूल जाने के कारण उसने खीर कैसी होती है ये जानने और खाने की इच्छा भी प्रकट की। दोपहर के बाद हाथों में नेशनल ज्योग्राफिक लिए अन्ना की सुबह वाली साड़ी लपेटी कारगुजारियाँ सोचती झपकने ही वाली थी कि एक धागे में प्लास्टिक की 2 छोटी मछलियाँ लटकाए अन्ना साक्षात प्रकट हो गई। देखते ही मैं पस्त हो गई। अब ये कोई नई खुराफात शुरू करेगी। सचमुच वही हुआ। हमेशा की तरह अन्ना ने पहले अपने लहजे को गंभीर बनाया। दादी, आज एक नया प्ले खेलेंगे, प्रिटेंड। मैं फ़िशिंग करके लौट रही हूँ, आप मुझसे मिलेंगी, फिर मुझे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करेंगी। मैं ये मछलियाँ कुक करके लाऊंगी, फिर हम साथ साथ डिनर लेंगे, ओके? मुझे काटो तो खून नहीं। लंच के बाद का आलस्य और नेशनल ज्योग्राफिक का आकर्षण अपने चरम पर थे, लेकिन अन्ना की घोषणा हो चुकी थी। रेडी दादी? मन मारकर रेडी कहना पड़ा। और अब अन्ना रामू की बहू वाले किरदार से पूरी तरह मुक्त, धागे में बंधी मछलियाँ घुमाती, सिर पर स्ट्रॉ हैट लगाए अमेरिकन युवती की तरह नाटकीय अंदाज में मेरे सामने से गुजर रही थी, बराबर इस बात की प्रतीक्षा करती हुई कि मैं अपना डायलॉग बोलूं तो प्ले शुरू हो। इधर मेरी थकान और आलस से ज़्यादा स्लो मोशन का आकांक्षी, उधर अन्ना की मछलियाँ घुमाती मेरी तरफ उम्मीद भरी दृश्य से देखती उत्साही मुद्रा, संवाद शुरू करने का इशारा भी करती। हार कर मुझे दया हुआ ही संवाद शुरू हुए। हाय हाय, आप फिशिंग पर गई थीं? यस, और देखिए मुझे 2 मछलियाँ भी मिल गईं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगीं। क्यों ना हम आज साथ साथ डिनर करें? आप मेरे घर आइए। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम श्योर आप देर तक खूब अच्छी तरह मछलियाँ कुक करके फिर उन्हें सजा के ले आएंगी। अन्ना को थोड़ी देर और टरकाने वाली ये चाल मेरी थकान की लाचारी थी। सचमुच उसने छोटी सी ट्रे में मछलियों को प्लास्टिक के गाजर, टमाटर और ब्रोकली से सजाया, खुद रंग बिरंगी मालाएं पहनी, ऊंची सैंडल और स्कार्फ भी। अचानक उसकी नज़र बिल्लियों सहित अपने स्टफ़ टॉयज़ पर पड़ी तो खेल में अतिरिक्त आकर्षण जोड़ने का एक नया आइडिया उसे सूझ गया। ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसे प्रयोग उसके चलते रहते थे। फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अपने पेट्स भी ला सकती हूँ आपके घर डिनर में? ओह श्योर, ज़रूर लाइए, मेरे पास भी ढेर सारे पेट्स हैं। आपके पेट्स और मेरे पेट्स साथ साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। इस पर अन्ना का माथा ठनका, थोड़ी भड़की, नेपथ्य से फुसफुसा कर कहा, रबिश दादी, आपके पास पेट्स कहाँ हैं? मैं भी नेपथ्य में ही फुसफुसाई, तुम अपने इतने ढेर सारे पेट्स में से थोड़े से दे देना, तभी तो प्ले चलेगा, प्रिटेंड। लाचार अन्ना मान गई। खेल में भी अपनी ढेर सारी पोनीज, डॉगीज़, पूसी कैट, डॉल्फिन में से कुछ भी मुझे देना उसे भारी तो पड़ रहा था, लेकिन वो मुझे जबान दे चुकी थी और फिर खेल की प्रतिष्ठा का सवाल था। उसने अच्छे अच्छे स्टफ़ खिलौने अपने लिए अलग कर कुछ सेकंड क्लास बंदर भालू वाले स्टफ़ टॉयज़ जल्दी से मानो नेपथ्य से ही मुझे पकड़ा दिए। फिर मुझे समझाया कि हम जब मिलेंगे तो अपने अपने पेट्स को पहले उनके नामों के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे, तभी तो ये साथ खेलेंगे। ओके कहकर मैं कुछ और जोड़ने वाली थी कि अन्ना ने हल्के से टपट कर कहा, ओफो दादी, ओके के बाद कुछ और नहीं कहा जाता। नियत समय पर अन्ना बाकायदा
एक हाथ में मछलियाँ वाली ट्रे, दूसरी में पेट्स से लगभग भरी हुई अपनी टॉय प्रेम लेकर आ पहुंची, जिसमें ढेर सारे टेडी बियर, उतनी ही बिल्लियाँ, कंगारू, पेंगुइन, मिनी मिकी माउस, 3 स्टफ पिल्ले, 2 पोनीज और एक हृष्ट पुष्ट शेर का बच्चा यानी कब भी था। उन्हें खुशी खुशी प्रेम से संभाल कर निकालते हुए अन्ना कह रही थी, ये मेरे पेट्स हैं, ये रफ, ये स्नोई, ये पैचेस हैं, ये मैं इनकी ब्लैंकीज भी लाई हूँ, कहते हुए मुझे गुलाबी नीले साटन के लेसदार टुकड़े दिखाने लगी। ओह बहुत अच्छे, और आपके डॉगीज़? अन्ना ने आधे वाक्य पर मुझे क्षेपक में छिड़का। ओ दादी, ये डॉगीज़ नहीं पपीज़ हैं, और क्षेपक से बाहर आते हुए अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह पूरा किया। और मेरे सारे पेट्स हीज़ नहीं शीज़ हैं, ऑल द पेट्स आर गर्ल्स। मुझे वे सारे प्ले याद आए जिनमें वो सीता, सत्यभामा, स्लीपिंग ब्यूटी ही बनती है। ओह वेरी गुड, कहकर पूरे 5 मिनट तक मैं अन्ना को खुश करने के लिए अमेरिकन लहजे में हाउ क्यूट, हाउ स्वीट करती, अमेरिकन एटिकेट में भारतीय शिष्टाचारों का कॉकटेल प्रस्तुत करती रही थी। उद्देश्य सिर्फ एक, वो जिस उमंग के साथ रामू की बहू कबरी बिल्ली और खीर के साथ जुड़ती है, मुझे उसी उत्साह से इस खेल में उतरना है। डिनर शुरू हुआ। अन्ना ने बड़े कनीने से अपना डिनर सेट की प्लेटें लगाईं और सूप, भुनी मछली और कुकीज़ सजा दी। डेलीशियस, वेरी डेलीशियस। आपने तो बेहद अच्छी मछलियाँ भूनी हैं, कहकर जब मैं देर तक मछलियाँ खाने का अभिनय करती रही तो अन्ना को भन्ना कर फिर फुसफुसाना पड़ा। दादी, मछली की बोन तो वापस प्लेट में रखिए। मैंने सिर पिटाकर अपनी गलती सुधारी। मेरे इन छोटे मोटे अनगढ़पन के बावजूद खेल इतना मज़ेदार हो चला था कि अभिनयवश गंभीर बनी अन्ना के चेहरे का संतोष और तृप्ति छुपाए नहीं छुप रही थी। शायद उसकी इस मुद्रा में मुझ में अति आत्मविश्वास सौंपा और मैंने भी डरते डरते एक प्रयोग कर डाला। खाने के बीच जब अन्ना अपने पेट्स को ब्लैंकी उड़ाकर वापस लौटी तो मैंने क्षमा मांगते हुए बड़ी आजिजी से कहा, सॉरी, मुझे भूख ज़्यादा लगी थी और आपने मछलियाँ इतनी अच्छी भूनी थी कि मैं सारी खा गई। अन्ना सन्न। खेल के इस मोड़ के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये उसकी पूरी स्क्रिप्ट के एटिकेट में कहीं भी फिट नहीं होता था। खींच कर फुसफुसाई, दादी ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन तब तक मैं भी जवाब के लिए तैयार हो चुकी थी। क्षेपक में फुसफुसाई, क्यों नहीं हो सकता? होता है, तुमने देखा नहीं, कार्टूनों में प्ले के बीच कॉमेडी ह्यूमर डालते हैं, इससे खेल और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। सब साथ साथ हंसते हैं, खुश होते हैं। लगा कि अन्ना संतुष्ट हुई। हम वापस खेल में लौटे। मैंने बेचारगी के साथ अपना संवाद वापस दोहराया। एक्चुअली आपने मछलियों पर नमक इतनी अच्छी तरह लगाया था कि मैं सारी की सारी खा गई। इस बार अन्ना मुस्कुरा कर रह गई। अपनी प्रशंसा से कौन खुश नहीं होगा। खेल के बीच मेरा मौलिक प्रयोग उसे इतना पसंद आया कि शाम को अपने पा के लौटने पर उसे अपने इस नए खेल के बारे में बताने के बाद ये बताना नहीं भूली कि दादी वाज सो हंग्री दैट वो दोनों मछलियाँ खा गईं। कहती हुई वो हंसी का झरना सा बहाती भाग गई। स्वयं मैं कम संतुष्ट नहीं थी। कारण देसी सेंस ऑफ ह्यूमर की समझ तो हो गई थी अब अन्ना को। एक बार उसकी डॉक्टर माँ कॉल पर थी। हॉस्पिटल की लंबी अनिवार्य ड्यूटी। सो उसे बुखार था। शरीर में भले दम ना हो लेकिन मस्तिष्क तो ओवर एक्टिव। लेटे लेटे भला कितना खेल खेल सकती थी। मैं भी 1-2 कहानियाँ सुनाकर थक गई थी। उसे शायद लगा मैं थकान की वजह से उसे कोई बुक पकड़ा कर खिसक न जाऊँ, और मम्मी के जल्दी आने के तो कोई आसार नहीं। अचानक बोली, आप टायर्ड हो गई हैं ना, तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आपको पता है देयर वाज अ किंग मीन्स अ किंग डैड एंड ए क्वीन मदर। उनकी एक प्रिंसेस थी, प्रिटी प्रिंसेस विद लॉन्ग हेयर एंड रोजी चीक एंड डार्क आइज एंड हर नेम वाज शकुंतला। लेकिन अन्ना, शकुंतला तो कर्ण ऋषि के आश्रम। दादी, ये मेरी बनाई स्टोरी है, दुष्यंत वाली नहीं। हाँ तो सुनिए। शकुंतला यानी प्रिंसेस के पास एक तितली थी। उसके पंखों पर हरी, लाल, नीली, पीली बुंदकियाँ थीं। तितली कभी भी गर्ल हो जाती थी जब उसे प्रिंसेस के साथ खेलना होता था। एक बार क्वीन और किंग पैलेस की पार्टी में थे। घूमते घूमते एक राक्षस आ गया। उसने तितली को पकड़ लिया। तितली रोने लगी। प्रिंसेस शकुंतला ने राक्षस के हाथ पर ब्रेव अर्जुन की तरह तीर चला दिया। राक्षस हाथ खुजाने लगा।
तितली फुर से उड़कर अपनी फ्रेंड शकुंतला के पास आ गई। तितली बहुत खुश हुई। उसने शकुंतला को अपने जैसे 2 पंख दिए। दोनों आसमान में उड़ने लगीं। बीच बीच में एक और राक्षस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जांबवान और प्रिंस चार्मिंग भी मनमाने तौर पर आते जाते रहे। उबने के बावजूद रोकने टोकने की गुंजाइश थी ही नहीं, सिर्फ सुनते जाना था। इसलिए मैं चेहरे पर उत्साह बनाए हुए थी। अचानक अन्ना कहानी सुनाने के बीच बोली, आपको पता है मैं आपको इतनी लॉन्ग और अच्छी कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि आप मेरे साथ खेलती हैं। बिकॉज यू प्ले विथ मी। अब तक शायद मुझे भी अन्ना के साथ खेलने की लत पड़ चुकी थी। कहीं ना कहीं मेरा अवचेतन उसके बुलाने का इंतज़ार करता। अपनी पढ़ाई लिखाई से तो मैं वैसे भी तौबा कर चुकी थी। अब मैं पूरे मन से अन्ना की अलग से बनाई और सजाई संवारी दुनिया में शरीक थी। वो अन्ना के मन की दुनिया थी, अगम विस्तार वाली। वहाँ इस बाहरी दुनिया का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध था। कोई जाना भी चाहे तो अन्ना की अनुमति अनिवार्य थी, और अन्ना की अपनी पसंद चयन का अपना तरीका था। जिसे वो पसंद करती थी वही उस दुनिया में प्रवेश पा सकता था, और मैं अन्ना की पहली पसंद थी। 65 की मैं बेहद खुश थी कि 5 की अन्ना ने मुझे अपनी दुनिया में बराबरी का हकदार बनाया है। इस समय भी चौथाई कमरे के घेरे में उसका फार्म हाउस बना हुआ था, सजा हुआ था, जिसे वो अंतिम तरतीब देने में व्यस्त थी। चारों तरफ खिलौने के ही छोटे छोटे हरे भरे पेड़ों, गुफाओं, केव्स मतलब पॉन्ड्स, तालाब, बावड़ी, कॉटेज और अलग अलग घेरों के बीच शेर, बंदर, भालू, चिंपैंजी, कंगारू, जेब्राओं की पूरी पलटन। हंसती मुस्कुराती मछलियाँ तो थीं ही। इन दिनों अन्ना की सबसे ज़्यादा फेवरेट दर्जनों रंगों की रेनबो पोनीज थीं। मनभावन रंगों के हजारों शेड्स में मिलने वाली ये घोड़ियाँ बच्चों के अमेरिकी बाज़ार की नई ट्रिक थीं, जो इन दोनों बिक्री के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही थीं। तरह तरह की इंद्रधनुषी पूँछों, रेशमी बालों, हेयर क्लिपों, बैंडों और रिबनों से सजी इन पोनीज़ के हेयर स्टाइलें बनाने तक के उपकरण बाजार में मौजूद थे। इसलिए सारे टॉय स्टोरों में बच्चे इन दिनों अलग अलग रंग, शेड्स और नामों के पोनीज़ ढूंढने, इकट्ठा करने और अपने सेट बनाने के दीवाने थे। अन्ना भी इस समय अपनी एक एक पोनी की चोटियों, हेयर स्टाइल बनाने, रंग बिरंगे क्लिपें लगाने तथा उन्हें प्रदर्शनी के लिए तैयार करने में व्यस्त थी। लेकिन उसकी कल्पनाशीलता चूंकि एक खेल में कई खेलों के आविष्कार करती जाती है, इसलिए इस समय भी हम दोनों बारी बारी से पेट्स के खरीदार और विक्रेता बने भाव ताव तो कर ही रहे थे। बीच बीच में पश्चिम की पौराणिक कहानियों के घोड़े, यूनिकॉर्न को भी अतिरिक्त आकर्षण की तरह सजा रखा था अन्ना ने। और जब मैं उत्साह से भरी उसका भाव लगाने लगी तो विक्रेता बनी अन्ना ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं ये यूनिकॉर्न हरगिज़ नहीं बेच सकती, चाहे आप कितने भी डॉलर पे करने को तैयार हों। यूं दैत्यों, राक्षसों और बैड गाइज की भी भरमार थी अन्ना की इस दुनिया में, लेकिन वे ज़्यादा देर तक उसकी दुनिया में टिक नहीं पाते थे। उनका नाश करने की सारी ट्रिकें उसने अमर चित्रकथा देख देख कर रट डाली थी। इसलिए जीत हमेशा गुड और नोबल गाइज की होती थी। दैत्यों का विनाश भी स्वयं नहीं करती थी, बल्कि काल्पनिक बहादुर चरित्रों से करवाती थी। क्योंकि वास्तविक जीवन में अन्ना चाहे जितनी गुस्सैल, जिद्दी और मारामारी करने वाली रही हो, खेलों के दौरान हमेशा अतिशय विनम्र, मृदु और मुस्कुराती हुई अन्ना ही नजर आती थी। सबसे ज़्यादा पसंद उसे सीता बनकर अशोक वाटिका में बैठना, रावण द्वारा हरण किए जाने पर एक एक आभूषण निकालकर फेंकते जाना और राम से रावण को मरवाकर मुस्कुराते हुए राम के साथ सिंहासन पर बैठना था। चूँकि कृष्ण लीला में राधा या गोपियों वाली भूमिका ज़्यादा एक्शन पैक्ड नहीं होती थी, इसलिए बल्कि कभी कभार सत्यभामा बनकर कृष्ण के साथ चौपड़ या लूडो खेल खेल लिया करती थी। मक्खन चुराने वाला प्रसंग एक तो थेफ्ट मतलब चोरी से जुड़ा था, दूसरे उसके लिए ग्वाल बाल लड़का बनना पड़ता जो उसके उसूलों के खिलाफ था। बेशक कृष्ण के फ्रेंड सुदामा का आगमन से विवल कर जाता। दौड़ी दौड़ी जाकर खुद ही बाथरूम से प्लास्टिक का छोटा सा टब उठा लाती। पूरी गंभीरता से सुदामा की मलहम पट्टी में कृष्ण को सहयोग देती। जितना सिखाया बताया गया रहता उससे कहीं ज़्यादा लंबे और मौलिक संवाद बोलती। जैसे जब कृष्ण बनी दादी सुदामा बने दादा के पैरों के कांटे निकालने के संवाद बोल रही होती तो दयाद्र अन्ना दौड़ दौड़कर कृष्ण को डिटॉल, बैंडेड लाने और लगाने का सुझाव देती रहती।
उनकी आंखों में अपार करुणा होती। पुअर हंगरी सुदामा को काजू कतली, केक, ब्राउनी, कुकीज़ ला ला कर खिलाती और कृष्ण से उसे रूबी, डायमंड वगैरह देकर अपने चैरिट पर उनके लिए बनवाए नए पैलेस में भिजवाने के लिए कहती। लेकिन जाते हुए सुदामा को हाथ हिलाने के बाद कृष्ण से कहती, कृष्ण, तुम्हारे फ्रेंड सुदामा तो चले गए, अब चलो किसी बॉल में डांस के लिए चला जाए। एक बार तो उसके संवाद की मौलिकता ने पूरे घर को हैरत अंगेज हंसी से धराशायी कर दिया। हुआ ये कि हर बार सत्यभामा बनी अन्ना देखती कि थोड़ा सा पोहा लाने के बावजूद सुदामा नहीं नहीं करते हुए मना कर रहे हैं। कृष्ण धोखे से ही उनकी पोटली खींचकर सत्यभामा के सामने रख रहे हैं। अन्ना ने मन ही मन निर्णय लिया और नाटक का समापन कुछ अलग तरह से कर दिया। वो इस तरह कि सुदामा के जाने के बाद अपने आप कृष्ण से बोली, जानते हो कृष्ण, मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ, ठहरो तुम्हें दिखाती हूँ, और देखो ये तुम्हारे फ्रेंड सुदामा की तरह झूठ भी नहीं बोलती। सुदामा की अपनी तुच्छ भेंट देने में हिचकिचाहट वाली बात को झूठ बोलना समझ लेना और बड़ों द्वारा सिखाए एटिकेट को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर लेने वाले बात पर जहाँ हम चकित थे, वहीं अन्ना अपने सच बोलने पर बड़ों द्वारा गुड जॉब जैसी शाबाशी की अपेक्षा करती हमारी तरफ देख रही थी। सुदामा के पैरों में लगी चोट, खरोंचें, कांटों आदि से तो करुणा विगलित थी, लेकिन निर्धनता, भूख और गरीबी को कैसे महसूस करती। स्कूल में कोई होमवर्क नहीं मिलता भी तो बहुत हल्का, 2 बिंदुओं रेखाओं को मिलाने या रंग भरने जैसा। रूखे सूखे अक्षर ज्ञान की जगह चित्र पहेलियाँ। माता पिता पर कोई बोझ नहीं। उल्टे यदि आदत से लाचार भारतीय माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा सिखाने पढ़ाने की कोशिश करते तो स्कूल की तरफ से उन्हें सुझाव आता कि बेहतर हो कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप न करें, जितना बताया जाए उतना ही कर पाइए, हमें अपना काम अपनी तरह से करने दीजिए। इतना ही नहीं, पढ़ाई से जुड़ी जो भी समस्या हो अन्ना टीचर से ही डिस्कस करे, जिससे हम उसे ज़्यादा समझ सकें। ये सब तो ठीक, लेकिन घर पर हिंदी सिखाने का दायित्व तो हिंदुस्तानी अभिभावकों का बनता ही था। खड़ी आड़ी पाई जाने वाली अभ्यास पुस्तिका भी भारत से मंगाई जा चुकी थी। हर दिन बहला फुसलाकर थोड़ा बहुत ही सही हिंदी वर्ण व्यंजना के अभ्यास की शुरुआती पहल भी हो चुकी थी, और अब चूँकि इस मंच पर मेरा भी प्रवेश हो चुका था, अतः ये दायित्व मुझ पर डाल अभिभावक निश्चिंत हो गए। जबकि अन्ना का हाल ये था कि हिंदी और अभ्यास पुस्तिका की खड़ी आड़ी लाइनें देखते ही बुरा सा मुँह बनाकर बिदक लेती। अनायास मुझे याद आया, बचपन में स्कूली शिक्षा से पहले मेरी माँ दोपहर को सारे कामों से फुर्सत पा कभी कभी मुझे पढ़ाने बैठती तो स्लेट पेंसिल के साथ एक घंटी और एक किसी छोटी डिब्बी में मेरी पसंद की कोई मिठाई, बिस्कुट जैसा ज़रूर रखती। चटाई या दरी पर बिछाकर और बाकायदे घंटी बजाकर मदरसा शुरू होता, और पढ़ाई के नाम पर वर्णमाला लिखवाने के बदले माँ स्लेट पर कभी आम बनाती, कभी गमला, और मेरे बताने के बाद नीचे लिख देती। इस तरह अक्षरों के बदले मैंने शब्दों के माध्यम से भाषा सीखी। अन्ना को देखकर लगा अब इस इतिहास को दोहराने का समय आ गया है। आधी सदी पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में खुली पाठशाला आज अमेरिका में भी खोलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी था अन्ना की दिलचस्पी वाले कुछ ऐसे शब्द तलाशना जो छोटे हों, लिखने में आसान हों और अन्ना को खुश करने वाले हों। और तत्क्षण सूझ भी गया, नाना। यूँ नाना से ज़्यादा मन दादा के लिए लालायित था, लेकिन फिर ठहर कर सोचा, घर की सारी व्यवस्था देखने वाली गुजराती महिला मीराबेन अर्थात बच्चों की बात से क्यों न शुरू किया जाए, मात्र एक अक्षर का शब्द। तत्क्षण निश्चय लिया, लेकिन यह भी मालूम था कि इस महादेश में किसी भी चीज़ या काम के साथ फन और एक्साइटमेंट जैसे शब्द अवश्य जुड़े होने चाहिए। सो उस लिहाज से भी शुरुआत हिट रही। भूमिका कुछ इस तरह बनाई, तुम्हें मालूम है अन्ना, तुम बाल लिख सकती हो, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ फन। उसने कौतूहल से आंखें झपकाईं। कैसे? वेरी इजी, लाओ स्लेट, एक लेटी लाइन, एक खड़ी लाइन और उसके बगल में एक बॉल, और इस बॉल को नीचे से डिवाइड कर दो, अब ये तुम्हारी बा, लिख दिया। इज़ इट? उसने झटपट लिखा और खुशी से उछलती दोनों हाथों में स्लेट लिए चपाती सेकती बा के पास पहुंच गई। बा देखिए, मैंने आपका नाम लिखा है, बा। फिर तो बा की खुशी और तारीफ़ों की बौछार ने उसे फिरकनी बना दिया।
देखते देखते स्ट्रेट लाइन में टैप यानी नल लगा देने से बना नाना बॉस्टन आ गए, और अगर नाना को चुन्नी उड़ा दी जाए, विच इज़ क्वाइट फनी नो, तो नानी भी बन जाएंगी। पहले दिन अपनी इस उपलब्धि से वो ऐसी किलकती फिरी कि बिहारी का दोहा बौरी लो दौरी फिरे अंगना अंगना माए याद आ गया। शाम जो जब भी घर लौट रहा है उसके सामने बा सहित नाना नानी हाजिर। अन्ना अब जब चाहेगी वो इंडिया लौट जाएंगे, जब चाहेगी स्लेट पर वापस आ जाएंगे, टिकट फ्लाइट नो प्रॉब्लम। फिर तो सीखने और सिखाने वाले के हौसले ने वो स्पीड पकड़ी कि हफ्ते भर के अंदर बा के बाद बुआ और पापा के बाद फूफा आसान हो गए। लेकिन ये तो चौके छक्के थे। सेंचुरी तो तब बनी जब 7वें दिन ही अन्ना अपने सबसे मनपसंद हिंदी गाने की पहली पंक्ति लिख गई। गाना था ईचक दाना पीचक दाना दाने ऊपर दाना। पूरी पंक्ति में एक बड़ी ई और एक ही मात्रा छोड़कर नाना पापा की तरह ही, अर्थात सिद्धांत के एक रास्ता को तोड़ते हुए बिना जरा भी रट्टा मारे अन्ना मौका पाते ही चाचा मामा काका नाना सबके साथ चुन्नी उड़ा उड़ाकर 2 in 1 का खेल खेलने लगी। बेशक दादा दादी और मौसा मौसी इस क्यू में सबसे पीछे थे। संयोगवश उन्हीं दिनों किसी कलाकार द्वारा डिज़ाइन की हुई शुरुआती वर्णमाला सिखाने की बहुत ही कारगर पुस्तक मिल गई, जिसमें हर अक्षर व्यंजन को उससे बनने वाले शब्द के आकार में ही रेखांकित किया गया था। जैसे ध इतने कलात्मक ढंग से जैसे धुआं उठ रहा हो, यह ह हाथी के आकार का, और साथ ही उस वर्णाक्षर से बनने वाले अन्य शब्दों के चित्र भी दिए गए थे। परिणाम ये होता कि अन्ना स्वयं उत्सुकतावश पुस्तक लेकर बैठ जाती और ग से गणेश जी की पूजा और गमले से फूल तोड़ते हुए गधा कहते हुए ठठाकर हंसने लगती। पुत्र और पुत्रवधू तो निहाल थे ही, मैं स्वयं अनायास की मिली इस उपलब्धि पर चकित थी। बेशक इसका काफ़ी कुछ श्रेय उक्त पुस्तक को और सर्वाधिक अन्ना की अति जिज्ञासु खिलंदड़ी प्रकृति को जाता था। मेरे द्वारा मीठी मीठी गोल गोल पीली पीली शीरे भरी कहने के साथ ही अन्ना रीडर्स बूझ जलेबी लिख देती। उन दिनों नई नई चली मैग्नेटिक स्लेट इसमें विशेष सहायक सिद्ध हो रही थी। गलत लिख गया तो फ़ौरन वाइप कर दिया, और जहाँ कागज़ पेंसिल स्लेट कुछ भी ना होता, जैसे कार में आते जाते, वहाँ हवा में हाथ घुमाकर पूछी गई शब्द पहेलियों का जवाब देकर शाबाशी बटोरी जाती। खाने नाश्ते के बीच भी 2-3 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते, और तो और अब टीवी पर हिंदी चैनल्स चलते तो अन्ना नीचे लिखे कैप्शन के भी 2-4 शब्द आप से आप पढ़ने की कोशिश करती, और पढ़ लेने पर तो उसकी खुशी देखने लायक होती। एक दिन चंदन पढ़ाते हुए मैं कंगन पर अटक गई। बैंगल मतलब चूड़ियों तक तो ये जानती है, लेकिन कंगन को कैसे समझाया जाए। लेकिन इसके पहले कि मैं सोच पाऊँ वो तपाक से बोली, क्या कंगन? कंगन तो मैं जानती हूँ, बनूँ मैं तेरी दुल्हन सीरियल में सिंदूरा ने विद्या के कंगन छुपा दिए थे ना, मैंने देखे थे वो कंगन। सिंदूरा, ओ यू नो शी इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कंगन की राहत जो मिली वो तो मिली ही, 5 साल की अन्ना के मुंह से खलनायिका सिंदूरा का चरित्र चित्रण सुनकर आसपास बैठे लोगों के लिए भी गंभीर मुद्रा बनाए रखना कठिन हो गया। लेकिन अन्ना के व्यक्तित्व का दबदबा पूरे घर पर इस तरह कायम था कि उसकी बात पर हंसना मजाक नहीं था। ऐसा नहीं कि लिखने या पढ़ने में उससे गलतियां नहीं होती थीं। ए या ओ को लेकर अक्सर उलट पुलट हो जाती थी। हलंत संयुक्ताक्षरों की भी समस्या होती ही, लेकिन ये सब तो विधिवत वर्णमाला से सीखने वाले और व्याकरण सम्मत ढंग से शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से भी होती ही हैं। उस तुलना में अन्ना की सीखी हिंदी तो मात्र उदाहरणों और उद्धरणों पर ही आधारित थी, वो भी उस वातावरण में जहाँ हिंदी का परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अन्ना में मात्र जिज्ञासा और उत्कंठा ही नहीं थी, पूरे धैर्य से दृश्यों के विस्तार और गहराई में जाने की रुचि भी थी। यही उत्कंठा, धैर्य और तृप्ति का भाव उसके चेहरे पर साइकिल की सवारी, कबरी बिल्ली, ईदगाह और हार की जीत जैसी कहानियाँ सुनते वक्त होता। कहानी के उतार चढ़ाव के साथ बोलती उसकी मुख मुद्राएं स्पष्ट कर देती कि एक एक शब्द का भाव रस पूरी संपूर्णता से ग्रहण कर रही है वो। शब्दों के साथ साथ हिंदी के मुहावरे, कहावतें, हंसी ठिठोली, उच्चारण और बोलने का तरीका भी अब पूरी तरह हिंदुस्तानी था उसका।
अंग्रेजी वो गोल गोल जीभ घुमाकर अमेरिकन एक्सेंट के साथ ही बोलती, लेकिन हिंदी का उच्चारण पूरी तरह देशी। मुझे उसकी हंसी भी अब ज़्यादा खुली खुली उन्मुक्त सी लगती। जिंदा दिल खिलखिलाटों से भरपूर एक पूरी अन्ना अब जाकर मुझे मिली थी। ये वापस मिली अन्ना एक तरफ जहाँ सड़क छाप शायरी में निष्णात थी, वहीं दूसरी तरफ झांसी की रानी कविता की ओजपूर्ण पंक्तियों से होती हुई कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौत्सुभम तक चली जाती थी। बच्चों की मज़ेदार कविताओं और गीतों की तो दीवानी थी वो। उसकी अर्थ ध्वनियों को किस सीमा तक आत्मसात करती थी, इसका एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक शाम उसे एक बाल कविता की कुछ पंक्तियां रटवाई थीं। रटी भी उसने इसलिए थी क्योंकि पहली बार सुनते हुए ही उसकी आंखों में कौतूहल और उत्साह की चमक थी। पंक्तियां थीं, घर आई आटे की बोरी, निकली चूहिया करने चोरी, दादी ने जब गूंथा आटा, चूहिया ने उंगली में काटा, दादी बैठी करती हाय, सारा खून निकलता जाए, जल्दी उन्हें पिलाओ चाय, पकड़ो चूहिया भाग न जाए। कविता उसने फटाफट रट ली। तब तक माता पिता के लौट आने पर रात का खाना खाया और सोने चली गई। लेकिन दूसरी सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरे पास आकर मेरी उंगलियां देखती हुई पूछ रही थी, कहाँ काटा था शैतान चूहिया ने आपको? कविताओं से उनका रिश्ता टूटने ना पाए, रुचि बनी रहे, इसलिए 8-10 मिनट की अंताक्षरी भी कर ली जाती थी। अंताक्षरी में ब से गिराते ही वो पूरे जोश खरोश से शुरू हो जाती। बुंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुनने वाले ताज्जुब करते। उन दिनों भारतीय परिवारों के बीच अन्ना की हिंदी चर्चा का विषय बन गई थी। मुझे याद है प्रेमचंद की परीक्षा कहानी का वो प्रसंग, जहाँ देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह रियासत के लिए नया दीवान चुनने के लिए बूढ़े किसान का वेश धारण कर अपनी बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर फंसा देते हैं और दीवान के पद के लिए उसी युवक को चुनते हैं जो बूढ़े किसान बने सुजान सिंह की फंसी बैलगाड़ी निकालने में मदद करता है। अन्ना पूरे औत्सुक्य से एक एक शब्द ध्यान से सुनती, बैलगाड़ी, बैल, दीवान आदि का मतलब समझती और अंत में दयालु उदार युवक के दीवान बनने की खुशी उसके सर्वांग में छलकने लगती। उत्तेजना का आलम यह था कि बाद में दूसरी तीसरी बार कहानी सुनते हुए वो बूढ़े किसान की फंसी बैलगाड़ी का प्रसंग आते ही अपने को रोक न पाती और बरबस कह पड़ती, ये किसान सरदार सुजान सिंह ही थे, प्रिटेंड कर रहे थे ना। इसी तरह हार की जीत कहानी में अपने प्यारे घोड़े पर सैर के लिए निकले बाबा भारती के सामने जब एक दीनहीन भिखारी आता तो वो प्रसंग आते ही उत्तेजित आवाज़ में बोल पड़ती, वो भिखारी डाकू खड़ग सिंह ही था। ये कहानियाँ उसके बालपन की अभिन्न सहचरी बन गई थीं। अक्सर खाने नाश्ते के मेज पर अपने माता पिता से अनुमति लेने की कोशिश करती कि क्या वो इस दौरान भी कहानियाँ सुन सकती है, क्या हर दिन सुबह नाश्ते की मेज पर स्टोरी सेशन नहीं किया जा सकता। वो प्रॉमिस करती है कि अपना दूध दलिया समय पर ख़त्म करेगी और खाते हुए चम्मच से प्लेट भी नहीं बजाएगी। अपनी जिज्ञासु कौतुकी संसार में बड़ी सहजता से इन कहानियों को सहेज रही थी वो, बल्कि इनके प्रति आकर्षण का स्थान अब सम्मोहन ने ले लिया था। बड़ी सहजता से उसके एक ओर यदि सिंड्रेला, स्नो वाइट और स्लीपिंग ब्यूटी थी तो दूसरी तरफ सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाबा भारती, सीता, सत्यभामा, शकुंतला, रामू की बहू और हामिद के चिमटे वाली दुनिया थी। बहुत विस्तृत था उसका मानस लोक। इन सारी कहानियों का पूरा नेपथ्य और परिवेश अब उसका जाना पहचाना था, अर्थात समाज देश अब पूरी भव्यता से प्रविष्ट कर चुका था अन्ना में। एक तरह से ये ठीक भी था क्योंकि अब मेरी वापसी भी नज़दीक थी। स्वदेश लौटने की खुशी बेशक थी, लेकिन अन्ना को छोड़कर जाने का दुख उससे कम नहीं था। संतोष था तो सिर्फ ये कि जितना कुछ बन पड़ा अन्ना को देकर और बहुत ज़्यादा पाकर वापस जा रही थी। शायद उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में शब्द स्टार टीवी चैनल चलाने वाले अशोक व्यास जी का फ़ोन मिला। चैनल के लिए मेरी कहानी, व्यंग्य तथा साक्षात्कार रिकॉर्ड करना चाहते थे। थोड़े और काम भी थे। चूँकि न्यूयॉर्क से बोस्टन लौटने के रास्ते में शब्द स्टार का स्टूडियो था, अतः तय हुआ कि बाकी काम जल्दी समाप्त कर अपराह्न में 1-1:30 बजे अशोक जी के साथ रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
लौटते समय देर हो जाने की वजह से तेज चलती हुई स्टूडियो पहुंची तो देखा पीछे पीछे पति और अन्ना भी चले आ रहे हैं। पता चला इनके मम्मी पापा को तो कुछ काम था, लेकिन इन्हें दादी की स्टोरी सुनने का मन था। अन्ना के विषय में अशोक व्यास को बताने की इच्छा तो हुई, लेकिन संकोचवश टाल गई। लेकिन तभी उनकी पत्नी शैलजा जी को अन्ना से बतियाते देख मेरा उत्साह जागा। अन्ना, जरा आंटी से पूछो उन्हें शांताकारम आता है। अन्ना ने पूछा तो मेरा इशारा समझकर बराबरी के अंदाज में उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं आता, तुझे आता है? अन्ना ने स्वीकृत में गर्दन मटकाई तो उन्होंने दोबारा पूछा, पूरा आता है, जरा सुना तो। और अन्ना सस्वर हाव भाव के साथ शुरू हो गई। श्लोक की 2 पंक्तियां पूरा होने तक अशोक जी पिछले कमरे से बाहर आते दिखे। वहीं के वहीं खड़े चुपचाप सुनते रहे। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे अनुमति लेने के अंदाज में बोले, आपसे पहले अन्ना के श्लोकों की रिकॉर्डिंग कर लूं? और अन्ना वैसी की वैसी स्टूडियो में खड़ी कर दी गई। सामने कैमरा, लाइट और लाइट के पीछे मैं, जिससे वो मुझे देखते पूरे श्लोक सुना ले जाए। अपनी कहानी कागज़ की नावें चांदी के बाल पढ़ने बैठी तो बैकग्राउंड में डालने के लिए अशोक जी ने कई चित्र दिखाए। कोई भी चित्र कहानी कथा से मेल नहीं खाते दिखे तो अचानक अशोक जी को सूझा, कागज़ की नावों के प्रतीक रूप तो हडसन नदी वाले बोट्स, जहाज हैं ही चित्र में, और चूंकि नायिका फ्लैशबैक में अपने बचपन में जाती है, अतः क्यों ना नदी और नावों के बीच अन्ना को फ्रीज कर दें। एक दिन जीवन के 2 अलभ्य क्षण मेरी मुट्ठी में आ गए। बोस्टन लौटने के बाद सूटकेस बंधने शुरू हुए तो अन्ना ने भांपा, दादी, आप और दादा पैकिंग क्यों कर रहे हैं? बताना पड़ा, अब हम इंडिया जाएंगे ना बेटे। क्यों दादी, मत जाओ, यहीं रहो ना। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में रुंधी रह गई। आधा भरा सूटकेस चुपचाप बेड के नीचे डाल दिया। बाद में शायद माता पिता ने समझा दिया। मैंने खुद को भी संभाल कर जवाब देने के लिए तैयार कर लिया, मेरी सारी स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं ना अन्ना, तो तुम्हारे लिए ढेर सारी कहानियाँ नई लाने जाती हूँ। अन्ना खुश नहीं हुई, जाने क्या समझी, चुपचाप चली गई। मालूम था अगली बार जब तक वापस अमेरिका आएंगी अन्ना भी ये अन्ना कहाँ रहेगी, बदल चुकी होगी। नदी की बदलती धारा की तरह कहाँ रह सकेगी भला ऐसी की ऐसी, बिसर भूल जाएगी। 5 वर्ष की उम्र वाली नटखटी स्मृतियाँ। फिर भी आश्वस्त थी मैं, बहुत कुछ ना सही, कुछ ना कुछ अन्ना के पास बचा अवश्य रह जाएगा इस समय का खंड का, जीवन भर किसी न किसी रूप में। ब्रिटिश एयरवेज का विमान जब 2 घंटों के लिए लंदन में रुका तो बेटे बहू का फ़ोन आया। बहू बोली, लीजिए अन्ना से बात कर लीजिए। हेलो बेटा, उधर से आवाज़ आई। दादी, आप लंदन से वापस आ जाओ, आ जाओ दादी। अपने आप को संभाल, स्थिर संयत आवाज़ में कहा, हम इंडिया जाकर जल्दी से वापसी का टिकट ले लेंगे बेटा, तब आएंगे फिर। लेकिन मन में कहा, मैं तो वापस आ जाऊंगी अन्ना, लेकिन तुम अब मुझे वापस नहीं मिलने वाली फिर कभी, इसलिए अलविदा अन्ना, बाय। अभी आप सुन रहे थे दादी और पोती का स्नेह पगा हुआ बहुत ही प्यारा सा संस्मरण, जिसकी लेखिका थी डॉक्टर सूर्यबाला जी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।